जो है वो माइटोसिस के अंदर इन्वॉल्व नहीं होते। जर्म सेल्स जो हमारे पास होंगे वो मियोसिस के प्रोसेस में इन्वॉल्व होंगे, और जर्म सेल्स जो हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर भी इन्वॉल्व होंगे, उसी के अंदर आ जाएगा। तो माइटोसिस जो एक्चुअली है ये फॉर द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ होती है, हीलिंग प्रोसेस के लिए होती है, आपकी रिपेयरिंग प्रोसेस होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम लिजर्ड की बात करें तो लिजर्ड की जब दुम कट जाती है तो वो रीजनरेट हो जाती है, तो उसकी एक्चुअली जो प्रोसेस है उसकी जो डिवीजन है वो सेल डिवीजन जो होगी वो माइटोसिस के प्रोसेस से जो है वो रीजनरेट हो जाएगी। तो हमारे पास जो सेल डिवीजन है माइटोसिस के अंदर वो क्या होगी, सम सेल्स डिवाइड कॉन्स्टेंटली। कुछ प्रोसेस ऐसे होते हैं, कुछ हमारे बॉडी सेल्स ऐसे होते हैं जहाँ पे ऑल द टाइम माइटोसिस का प्रोसेस हो रहा होता है। जैसे कि हमारे पास सेल इन एम्ब्रियो, जब आपके पास स्पर्म और जाइगोट फ्यूज करता है तो फिर आपके पास स्पर्म और एग जब फ्यूज होते हैं तो फिर आपके पास जाइगोट बनता है, और जाइगोट के डेवलपमेंट के अंदर वो एम्ब्रियो बनता है, और एम्ब्रियो से फिर जब एक नया ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है तो कंटिन्यूसली हमारे पास वहां पे माइटोसिस का प्रोसेस हो रहा होता है, सेल की डिवीजन हो रही होती है, और वो एम्ब्रियो जो है वो डेवलपमेंट के प्रोसेस में जा रहा होता है। इसी तरह हमारे पास स्किन सेल्स जो है वो उनके अंदर कॉन्स्टेंटली जो है माइटोसिस का प्रोसेस हो रहा होता है। जब हम अपने दो हैंड्स को रब करते हैं तो हमारे पास 100 ऑफ मिलियन जो है वो सेल्स जो होते हैं वो अलग हो जाते हैं। इसी तरह हमारे पास जो गट लाइनिंग होती है उसके सेल्स के अंदर भी माइटोसिस का प्रोसेस ऑल टाइम जारी रहता है। यहाँ पे हमारे पास कुछ दिखाई भी हुई है, एम्ब्रियो भी दिखाया हुआ है जो कि 7 वीक ओल्ड एम्ब्रियो है आपके पास राइट टॉप कॉर्नर पे। अगर हम लेफ्ट डाउन कॉर्नर पे देखें तो ये एपिथेलियल सेल्स के अंदर सेल डिवीजन माइटोसिस का प्रोसेस दिखाया हुआ है। इसी तरह हमारे पास गट लाइनिंग या फिर इंटेस्टाइनल सेल्स के अंदर दिखाया गया है। नेक्स्ट हमारे पास है सेल डिवीजन के अंदर अगर हम देखें तो कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जहाँ पे बहुत कम माइटोसिस का प्रोसेस हो रहा होता है या फिर कभी नहीं होता। अब हम देखें तो ब्रेन सेल्स जिसके अंदर हमारे पास नर्व सेल्स आ जाते हैं, यहाँ पे जो माइटोसिस का प्रोसेस है वो नहीं हो रहा होगा। हमारे पास यहाँ पे बिलियन ऑफ न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं हमारे पास। ये हमने न्यूरॉन वाले नर्वस सिस्टम वाले और ऑर्गन सिस्टम वाले लेसन के अंदर इसको डिटेल से देखा था। लेकिन when हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड और नर्वस सेल्स के अंदर जो है वो माइटोसिस का प्रोसेस ना होने के बराबर होता है। कार्डियक सेल्स जो कि हमारे पास हार्ट मसल से रिलेटेड होते हैं, उन सेल्स के अंदर भी माइटोसिस जो है वो रेयरली होती है। हमारे पास दो तरह की सेल डिवीजन होती है, जैसे कि माइटोसिस जिसको आज हमने डिस्कस करना है, सेकेंड हमारे पास मियोसिस। जो माइटोसिस होती है ये सोमैटिक सेल्स की होती है, ठीक है। और जो मियोसिस होती है वो हमारे पास सेक्स सेल्स की होती है, जिनको जर्म सेल्स कहते हैं, जिसके अंदर स्पर्म सेल्स होते हैं जो कि मेल से आते हैं, एग सेल्स होते हैं जो कि फीमेल से आते हैं। इस तरह से हमारे पास अगर कंपैरिजन किया जाए तो माइटोसिस के अंदर जो सेल डिवीजन होती है वहां पे एक सेल इन्वॉल्व होता है, और मियोसिस के अंदर दो सेल इन्वॉल्व होते हैं, एक हमारे पास मेल से आता है, दूसरा फीमेल से आता है। तो वो हमारे पास सेक्सुअल सेल डिवीजन हो रही होती है मियोसिस के प्रोसेस के अंदर। अब हमारे पास सोमैटिक सेल्स क्या होते हैं और जर्म सेल्स क्या होते हैं। एक्चुअली हमारे पास जो सोमैटिक सेल्स होते हैं ये बॉडी सेल्स होते हैं, जिसके अंदर जो जीन है विल नॉट बी पास ऑन टू द फ्यूचर जनरेशन, ठीक है। हमारे पास जो सोमैटिक सेल्स के अंदर जेनेटिक मटेरियल होगा वो नेक्स्ट जनरेशन को पास आउट नहीं हो रहा होता, लेकिन जर्म सेल के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल मौजूद होगा इन दी फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल, तो वो फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन एज इट इज पास आउट होगा, जिसकी वजह से हमारे पास जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो अपने पेरेंट्स से रिजेम्बलेंस रखते हैं, ठीक है। और इसके अंदर हमारे पास जर्म सेल्स के अंदर हमारे पास गैमीट्स बन रहे होते हैं। जैसे कि अगर हम ह्यूमन बींग्स में बात करें तो वहाँ पे एग और स्पर्म्स होते हैं, और अगर हम प्लांट्स की बात करें तो वहाँ पे जर्म सेल्स के तौर पे स्पोर्स होते हैं, ठीक है। वहाँ पे उनकी जो है हमारे पास जर्म सेल्स के अंदर
जो जीन्स होंगे वो जनरेशन टू जनरेशन पास आउट हो रहे होते हैं। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द सोमैटिक सेल्स एंड द जर्म सेल्स। नेक्स्ट हमारे पास डिवीजन के प्रोसेस के अंदर डिप्लॉइड और हैप्लॉइड की टर्म्स आती है। डिप्लॉइड को हम क्यू कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं और हैप्लॉइड सेल्स को हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। डिप्लॉइड के अंदर हमारे पास जो एक सेल है विद टू क्रोमोसोम्स सेट, टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स बनेंगे। इसका मतलब ये होगा कि अगर पेरेंट के अंदर 46 क्रोमोसोम है, जैसे कि ह्यूमन बींग के अंदर होते हैं, इंसान के अंदर जो क्रोमोसोम्स की तादाद है वो 46 है, तो आपके पास जो नए सेल्स प्रोड्यूस होंगे, जो डॉटर सेल्स होंगे, उनके पास भी 46 सेल्स वाले जो होंगे 46 क्रोमोसोम्स वाले सेल प्रोड्यूस होंगे। लेकिन हैप्लॉइड के अंदर हमारे पास जो सेल्स प्रोड्यूस होंगे वन सेट ऑफ क्रोमोसोम होगा, मतलब कि चूंकि उसके अंदर दो सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, स्पर्म सेल जिसके अंदर हमारे पास और एग सेल्स होते हैं, तो 23 वन साइड वन सेल से और 23 वन सेल से, तो इस तरह से हमारे पास हाफ हाफ हो जाते हैं। तो इन सेल्स को हम हैप्लॉइड सेल्स कहते हैं। सेल साइकिल के अंदर मैंने आपको बिल्कुल स्टार्ट में बताया था कि हमारे पास दो फेजेस होती हैं। जो फर्स्ट फेज होती है जिसको हम इंटरफेज कहते हैं, इंटरफेज के अंदर सेल अपने आप को डिवीजन प्रोसेस के लिए प्रिपेयर करता है, और जब वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहा होता है तो इंटरफेज के अंदर तीन स्टेजेस आती हैं। इंटरफेज की सब फेजेस 3 फेजेस होंगी, जिसके अंदर सबसे पहला जो फेज होगा वो G1 फेज होगा, जिसको हम गैप 1 भी कहेंगे, और सेकंड जो फेज होगा उसको हम S फेज कहेंगे, ठीक है, और जो थर्ड फेज होगा उसको हम G2 फेज कहेंगे, और उसको गैप नंबर 2 भी कह सकते हैं। जो G1 फेज होता है उसके अंदर एक्चुअली क्या होता है कि वहाँ पे हमारे पास जो डिवीजन का प्रोसेस है वो सीज होता है, रुका हुआ होता है, वहाँ पे हमारे पास ग्रोथ हो रही होती है सेल की। और जब G1 फेज से सेल जब नेक्स्ट फेज में जाता है तो हमारे पास एस फेज स्टार्ट हो जाती है, और एस फेज के अंदर जो है वो डीएनए की सिंथेसिस होती है, डीएनए सिंथेसाइज हो रहा होता है, आपके पास जो क्रोमेटिक मटेरियल है उसकी सिंथेसिस हो रही होती है, मतलब कि मल्टी डुप्लीकेशन हो रही होती है क्रोमोसोम्स की वहाँ पे। इस फेज के बाद जब वो नेक्स्ट में जाता है तो उसको हम G2 फेज कहते हैं, और G2 फेज के अंदर फर्दर उसकी जो है वो ग्रोथ हो रही होती है, डेवलपमेंट हो रही होती है, और उसके बाद जो है वो एक्चुअली माइटोसिस के प्रोसेस में माइटोटिक डिवीजन के अंदर एंटर हो जाता है सेल, और वहाँ पे जो है वो पूरा माइटोसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। माइटोसिस की प्रोसेस की जो स्टेजेस हैं वो स्टार्ट हो जाती है, और ये सेल साइकिल जो है वो यूकेरियोटिक सेल्स के बारे में बताया गया है। आपको पता है यूकेरियोटिक सेल्स वो सेल्स होते हैं जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, नंबर ऑफ सेल्स पे मुश्तमिल होते हैं, और एक्चुअली जो यूकेरियोटिक सेल्स होते हैं उनके अंदर वेल डिफाइंड जो है वो न्यूक्लियस मौजूद होता है। तो इनको हम यूकेरियोटिक सेल्स कहते हैं, और उसके अंदर जो है वो ह्यूमन बीइंग बेस्ट एग्जांपल्स है। और इसके अलावा जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसके अंदर मैच्योर न्यूक्लियस नहीं होता, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, जिसकी वजह से उनको हम प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं, और मोस्टली प्रोकैरियोटिक सेल्स यूनिसेलुलर होते हैं। नेक्स्ट वन जो है वो हमारे पास सेल साइकिल के बारे में बताया है कि जो लॉन्गेस्ट फेज है उसी को हम इंटरफेज कहते हैं। इसके 3 स्टेजेस हैं, आपको यहाँ पे डायग्राम में दिखाया हुआ है। G1 फेज के बाद S फेज, और फिर G2 फेज, और G2 फेज के बाद जो इंटरफेज के बाद जो सेकंड फेज है सेल डिवीजन की, वो साइटोकाइनेसिस होती है। और साइटोकाइनेसिस में मैंने आपको बताया आपका जो सेल का न्यूक्लियस सॉरी साइटोप्लाज्म होता है वो डिवाइड हो जाता है। ये हमारे पास होल प्रोसेस दिखाया हुआ है कि किस तरह से एक सेल फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ इंटर एट द एंड किस तरह से डिवाइड हो जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। G1 ग्रोथ होती है, फिर वो इंटरफेज के अंदर S ग्रोथ होती है, डीएनए की रेप्लिकेशन होती है, फिर G2 फेज के अंदर जाते हैं जहाँ पे ग्रोथ होती है, प्रिपरेशन हो जाती है, और सेल की फिर डिवीजन स्टार्ट हो जाती है, और उस डिवीजन को हम माइटोसिस के बिहाफ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो माइटोसिस की कुछ फेजेस होती हैं, जिसके अंदर सबसे पहला फेज प्रोफेज होता है, फिर उसके बाद
मेटाफेज, फिर मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, फिर साइटोकाइनेसिस हो जाती है। आपको यहाँ पे अगर थीम में देखें तो आपके पास एक पेरेंट सेल था जो कि टॉप राइट कॉर्नर पे दिखाया हुआ है, वो किस तरह से डिफरेंट स्टेजेस के बाद किस तरह से जो है माइटोटिक फेज के बाद निकल रहा है। और यहाँ पे जो आपको ये दो सेल्स नजर आ रहे हैं, यहाँ पे साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएगा और ये टू डॉटर सेल्स में जो है वो डिवाइड हो जाएगा। जितने भी सेल्स होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, जिनको हम पेरेंट सेल्स कहते हैं, उन्हीं से वजूद में आते हैं। अगर कोई पेरेंट सेल नहीं एग्जिस्ट करेगा तो फिर डॉटर सेल्स भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे, जनरेशन नेक्स्ट प्रोसीड नहीं करेगी। ड्यूरिंग माइटोसिस द न्यूक्लियस ऑफ द सेल डिवाइड्स, फॉर्मिंग टू न्यूक्लियाई विद आइडेंटिकल जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब हमारे पास जो माइटोसिस का प्रोसेस होता है, वहां पे एक पेरेंट सेल जो है वो टू डॉटर सेल में डिवाइड होता है। एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल्स बनते हैं और वो जो दो डॉटर सेल्स बनते हैं उनके अंदर हर सेल में उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं जितने के पेरेंट सेल में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग की बात करें तो इंसान के पेरेंट सेल में अगर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, तो माइटोसिस के जरिए से जो नए सेल्स बनेंगे उन नए डॉटर सेल्स के अंदर भी हर सेल में 46 क्रोमोसोम्स ही होंगे। ठीक है, और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हर स्पीशीज के जो है वो फाइनलाइज होते हैं, वो वेरी करने से उनके अंदर म्यूटेशंस आ जाती हैं, जिसकी वजह से एबनॉर्मल बिहेवियर्स आते हैं और एबनॉर्मेलिटीज आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल चिंपैंजीज में देखें तो वहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम 47 होने की वजह से म्यूटेशन, मतलब कि वो उनकी जो है स्पीशीज चेंज हो जाती है। कि आपको डिफरेंट फेजेस दिखाई हुई हैं कि किस तरह से हमारे पास एक पेरेंट सेल जो है वो डिफरेंट माइटोसिस की फेजेस से गुजरता है। एक्चुअली माइटोसिस की 4 फेजेस होती हैं, जिसके अंदर हमारे पास सबसे पहली फेज जो है वो प्रोफेज है, फिर मेटाफेज है, फिर एनाफेज है और फिर टीलोफेज है। अब हमारे पास जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेजेस हैं अगर पेरेंट सेल को देखा जाए, उसके सबसे पहली ये इंटरफेज के बाद जो हमारे पास माइटोसिस का प्रोसेस स्टार्ट होता है वो प्रोफेज से स्टार्ट होगा। प्रोफेज के अंदर एक्चुअली क्या होता है, जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है न्यूक्लियस के पास, जो सेल का जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो कंडेंस हो जाता है। और जब वो कंडेंस होता है तो फिर वो क्रोमोसोम्स की फॉर्म में आ जाता है। आपको सेकंड जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, इसके अंदर क्रोमोसोम्स, पेरेंट सेल के अंदर क्रोमेटिन मटेरियल रैंडम फॉर्म के अंदर था। जैसे ही वो प्रोफेज के अंदर आया तो आपके पास क्रोमोसोम्स की फॉर्मेशन हो गई है, क्योंकि क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस हो गया है। और आपके पास जो न्यूक्लियर इन्वेलप है वो भी डिसअपेयर हो गया, वो टूटना स्टार्ट हो गया। आपको प्रोफेज के अंदर जो न्यूक्लियर इन्वेलप है वो नजर नहीं आएगा। उसके बाद हमारे पास सेकंड फेज आएगा, मेटाफेज। मेटाफेज के अंदर एक्चुअली क्या होगा कि जो क्रोमोसोम्स होंगे ये अपने आप को अलाइन कर लेंगे इक्वेटोरियल प्लेट के ऊपर। ठीक है, ये आपके पास इक्वेटोरियल प्लेट्स हैं और उनके ऊपर क्रोमोसोम्स जो है वो अलाइन अप हो गए हैं। ठीक हो गया। एनाफेज के अंदर जब ये जाएगा तो फिर आपके पास जो सिस्टर क्रोमाटिड्स हैं एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। ठीक है, जैसे ही सिस्टर क्रोमाटिड्स अलग होंगे आपके पास जो सेंट्रोमियर है वो डिवाइड हो जाएगा। तो सेंट्रोमियर की यहाँ पे डिवीजन होगी एनाफेज के अंदर। नेक्स्ट लास्ट फेज जो हमारे पास होगा वो टीलोफेज कहलाएगा। और टीलोफेज के अंदर क्या होता है, हमारे पास क्रोमेटिन जो है वो एक्सपेंड हो जाएगा, क्रोमेटिन मटेरियल, और साइटोप्लाज्म जो है वो डिवाइड हो जाएगा। मतलब यहाँ पे साइटोकाइनेसिस भी होगी और टू डॉटर सेल्स बन जाएंगे, जिसके अंदर जो है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पेरेंट सेल जैसे ही होंगे और टू डॉटर सेल्स जो है वो बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस प्रोड्यूस हो जाएंगे। हमारे पास मियोसिस के प्रोसेस के अंदर टू डॉटर सेल्स की बजाय 4 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। ये हमारे पास प्रोफेज दिखाई हुई है कि किस तरह से हमारे पास फर्स्ट डायग्राम में देखें तो डीएनए इज अनकंडेंस्ड फॉर्म, और जैसे ही वो प्रोफेज के अंदर जाता है तो फिर हमारे पास डीएनए के अंदर जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है, जो क्रोमेटिड्स होते हैं, वो किस तरह से क्रोमोसोम्स के अंदर डुप्लीकेट हो जाते हैं।
ये आपके पास एक डायग्राम भी दिखाई हुई है कि किस तरह से जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है उसके अंदर क्रोमोसोम्स जो है उनकी डुप्लीकेशन हो रही होती है। डुप्लीकेशन के अंदर ना क्रोमोसोम्स मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। ये आपके पास प्रोफेज है जिसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसअपियर हो चुकी है। क्रोमेटिन मटेरियल जो है वो आपके पास इस तरह से कंडेंस फॉर्म के अंदर चला जाएगा, क्रोमोसोम्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। यहाँ पे आपके पास इसको लेबल किया गया है। यहाँ पे आपके पास स्टार्ट में सेंट्रियोल्स हैं और सेंट्रियोल्स के अंदर ये यहाँ पे ये लाइनिंग नजर आ रही है जहाँ पे आपके पास क्रोमोसोम्स अपने आप को अलाइन करते हैं। उन लाइंस को हम क्या कहते हैं, स्पिंडल फाइबर्स। और ये हमारे पास ये वाला जो लेफ्ट साइड वाला जो सेंट्रियोल होगा उसको हम क्या कहना है, एस्टर। और एस्ट्रियल रेज ये हमारे पास राइट साइड वाले कहलाएंगी। सेंट्रियोल्स जो होते हैं वो माइग्रेट कर जाते हैं टू ऑपोजिट पोल ऑफ द सेल, ठीक है। सेंट्रियोल्स जो होंगे वो ऑपोजिट पोल्स की तरफ चले जाएंगे। एक सेंट्रियोल राइट साइड पे चला जाएगा और एक सेंट्रियोल जो है वो लेफ्ट साइड पे चला जाएगा। और एस्टर्स एंड स्पिंडल फाइबर्स जो है उस तरह से फॉर्म हो जाएंगे जब आपके पास सेंट्रियोल ऑपोजिट पोल्स पे मूव करेंगे। यहाँ पे आपके पास प्रोफेज है, आप इसको लेबल कर सकते हैं कि किस तरह से आपके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसअपियर होने जा रही है, किस तरह से क्रोमोसोम्स कंडेंस हो रहे हैं और आपके पास किस तरह का जो है वो सेल नजर आ रहा है। एक्चुअली ये आपके पास प्रोफेज की डिवीजन भी दिखाई हुई है कि आपके पास सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या हैं। आपके पास जो एक क्रोमोसोम होता है उसके जो दो आपके पास बाजू नजर आ रहे होते हैं उनको हम सिस्टर क्रोमेटिड्स कहते हैं। और वो दो सिस्टर क्रोमेटिड्स जो है वो एक सेंट्रोमियर के ऊपर जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। और ये उस बिल्कुल टॉप राइट लेफ्ट कॉर्नर पे आपके पास सेंट्रियोल्स हैं और सेंट्रियोल्स से स्पिंडल फाइबर निकल रहे होते हैं। ये प्रोफेज की लेबलिंग है। नेक्स्ट आपके पास आता है मेटाफेज। मेटाफेज के अंदर क्या हो रहा है, आपके पास जो क्रोमोसोम्स हैं वो अपने आप को लाइन अप कर रहे हैं। क्रोमोसोम्स लाइन अप हो रहे हैं इक्वेटर के ऊपर मेटाफेज के अंदर जाके विद द सेंट्रियोल्स एट ऑपोजिट एंड्स ऑफ द स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू द सेंट्रोमियर। आपके पास सेंट्रोमियर के ऊपर स्पिंडल फाइबर्स अटैच है और स्पिंडल फाइबर्स के साथ जो है वो लाइन अप हो रही है क्रोमोसोम। ये दिखाई गया डिफरेंट सेल्स के अंदर कि किस तरह से लाइन अप हो रहे हैं क्रोमोसोम। ये प्रैक्टिस के लिए आपके पास लेबलिंग बताई है। आप अगर आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं या कर रहे हैं तो आप इसकी लेबलिंग बता सकते हो कि आपके पास कौन सा सेंट्रोमियर है, कौन सा स्पिंडल फाइबर है, कहाँ पे क्रोमोसोम्स लाइन अप हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास थर्ड फेज आती है एनाफेज। एनाफेज के अंदर जो सेंट्रोमियर है वो डिवाइड हो जाता है और ये जो आपके पास क्रोमोसोम हैं उनके सिस्टर क्रोमेटिड्स एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। यहाँ पे आपके पास जो सेल है यहाँ पे इसकी डिवीजन जो है वो नजर आएगी आपको कि किस तरह से वो इलोंगेटेड फॉर्म के अंदर सेल जाएगा। और एट दिस पॉइंट ईच क्रोमोसोम गोज फ्रॉम हैविंग टू सिस्टर क्रोमेटिड्स। जो दो सिस्टर क्रोमेटिड्स थे वो आपस में अलग हो रहे हैं और जब वो अपने सेंट्रोमियर्स की तरफ मूव कर जाएंगे तो नेक्स्ट फेज के अंदर जो है वो इनकी डिवीजन हो जाएगी। इस तरह से टीलोफेज के अंदर जब वो एक दूसरे से दूर जाएंगे सिस्टर क्रोमेटिड्स तो फिर आपके पास सिस्टर क्रोमेटिड्स जो हैं वो उन टीलोफेज के अंदर जो है वो सेल जो है उसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपेयर होना स्टार्ट हो जाएगी और जो आपके पास क्रोमोसोम थे वो लूज मतलब लूज फॉर्म के अंदर आ जाएंगे। वो कंडेंस फॉर्म से लूज फॉर्म के अंदर जब आएंगे तो वहां पे आपके पास जो है लास्ट स्टेज के अंदर चला जाएगा सेल और एट द एंड आपके पास जो साइटोप्लाज्म है जो सेल के अंदर मौजूद था उसकी डिवीजन से आपके पास फाइनलाइज्ड फॉर्म के अंदर सेल की डिवीजन हो जाएगी और इस तरह से एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। इन टेलोफेज द न्यूक्लियस एक्चुअली डिवाइड्स, ठीक है। एक्चुअली हमारे पास जो डिवीजन होगी टेलोफेज में वो न्यूक्लियस की डिवीजन होगी। आपके
पास क्रोमैटिक मटेरियल की डिवीजन होगी, क्रोमोसोम्स की डिवीजन हो जाएगी। द क्रोमोसोम्स आर at the pores of the cell. The nuclear envelope reform around the two sets of the chromosomes. ठीक है, दोनों sets of chromosomes की surroundings में जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डेवलप हो जाएगी और इस तरह से फाइनलाइज फॉर्म के अंदर टू न्यूक्लियस डेवलप हो जाएंगे और साइटोकाइनेसिस के अंदर सेल का साइटोप्लाज्म डिवाइड होके आपके पास जो है वो सेल डिवीजन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। साइटोकाइनेसिस जो है ये साइटोप्लाज्म की डिवीजन है। इन एनिमल सेल्स जो क्लीवेज फ्लो है, मतलब वो अंदर की तरफ जो उसकी डेवलपमेंट होती है उसको हम कहेंगे फ्लो। और डॉटर सेल्स एक दूसरे से सेपरेट आउट हो जाएंगे और प्लांट के अंदर जो है वो प्रोसेस थोड़ा चेंज होता है। आगे वाली स्लाइड्स में हम इसका कंपैरिजन देख लेते हैं एनिमल का प्लांट सेल्स के साथ, ये किस तरह से एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर माइटोसिस का प्रोसेस होता है। एनिमल सेल्स के अंदर सेंट्रियोल्स एंड एस्टर्स प्रेजेंस होते हैं, जबकि प्लांट सेल्स के अंदर कोई इस तरह का विजिबल सेंट्रियोल या एस्टर्स मौजूद नहीं होते। एनिमल सेल्स के अंदर जो डॉटर सेल्स होते हैं वो एक दूसरे से सेपरेट आउट होते हैं बाय द क्लीवेज फ्लो के जरिए से। फ्लो के अंदर ना मतलब वो सेल अंदर की तरफ धंसना स्टार्ट हो जाएगा। जब वो अंदर की तरफ धंसना स्टार्ट हो जाएगा तो फिर वो एक दूसरे से अलग हो जाएंगे और फाइन फॉर्म के अंदर वो टू में डिवाइड हो जाएगा। जबकि प्लांट सेल के अंदर जो डॉटर सेल्स होते हैं सेपरेट बाय सेल प्लेट, आपके पास ना सेल प्लेट जो है वो बड़ी होना स्टार्ट हो जाएगी इलोंगेटेड फॉर्म के अंदर। जब वो आपको जैसे प्लास्टिक को हम जब जैसे खींचते हैं तो वो डिवाइड हो जाता है, तो इसी तरह जो हमारे पास प्लांट की जो सेल प्लेट होगी वो इलोंगेशन के तहत जो है वो आपके पास टू डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाएगी। तो दिस वाज ऑल अबाउट माइटोसिस प्रोसेस। फिर हमारे पास किस तरह से माइटोसिस जरूरी है और माइटोसिस के अंदर जो जनरली हमने सेल डिवीजन की बात की तो सेल डिवीजन की दो फेजेस थी, इंटरफेज और साइटोकाइनेसिस। उसके बाद हमने दो स्पेसिफिक सेल डिवीजन्स को डिस्कस किया, माइटोसिस और मियोसिस। हमने जो आज ब्रीफली डिस्कस किया वो हमारे पास माइटोसिस था। माइटोसिस की चार स्टेजेस थी, उनको हमने डिस्कस किया, जिसके अंदर हमारे पास प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, इन चार फेजेस को हमने डिस्कस किया कि किस तरह से हमारे पास न्यूक्लियस दो में डिवाइड होता है। पेरेंट न्यूक्लियस, पेरेंट सेल किस तरह से दो डॉटर सेल्स में कन्वर्ट होता है। तो हमारे पास माइटोसिस की स्टेजेस के अंदर जो है वो न्यूक्लियस की डिवीजन देखी गई और साइटोकाइनेसिस के अंदर साइटोप्लाज्म की डिवीजन के तहत आपके पास फाइनलाइज्ड फॉर्म के अंदर एक पेरेंट सेल दो डॉटर सेल्स में डिवाइड। और हमने इंटरफेज की भी स्टेजेस देखी थी, उसके अंदर तीन फेजेस थे, G1, S फेज और G2 फेज। और इंटरफेज में सेल अपने आप को डिवीजन के लिए प्रिपेयर करता था। ये हमारे पास बायोलॉजी से रिलेटेड था, ये उसी स्लाइड को डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट वन जो हमारे पास है फेजेस ऑफ सेल साइकिल है, उसका इम्पैक्ट क्या है, इम्पोर्टेंट और इम्पेटेंट क्या है हमारे पास, ठीक है, तो आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट वन हमारे पास जो है केमिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक है। आज हम केमिस्ट्री के बारे में एटम की डिस्कशन करेंगे और एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है, किस तरह से इसको जो है वो डिस्कस किया गया, डिफरेंट साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन क्या थी, हम मेजर कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे। तो हमारे पास जितनी भी नेचर के अंदर मैटर एग्जिस्ट करता है, तो एक्चुअली मैटर हमारे पास कोई भी चीज है हमारी सराउंडिंग के अंदर विच हैव सम मास एंड उसको हमने क्या कहना है, मैटर। और मैटर जो है वो बेसिकली एलिमेंट्स पे मुश्तमिल है और एलिमेंट्स जो है वो किसी भी एटम से बनते हैं। तो हमारे पास जो ईच एलिमेंट इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिनको हम एटम कहते हैं। और एटम के बारे में बहुत सारी जो है वो डिस्कशन की गई थी, इसके बारे में बहुत सारी थ्योरी पेश की गई थी। और तो सबसे पहले जो हमारे पास ग्रीक फिलोसफर्स की कंट्रीब्यूशन आती थी, हमारे पास डेमोक्राइटस आते थे, हमारे पास जॉन डॉल्टन की कंट्रीब्यूशन थी, प्लम पुडिंग थ्योरी आती थी। हमारे पास जैसे जैसे हमारे पास
19th सेंचुरी आती है, हमारे पास बहुत सारी डिस्कवरीज की गई, जैसे कि प्लम पुडिंग थ्योरी को रॉन्ग प्रूव किया गया, जो थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया। इसके अलावा गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की डिस्कवरी पेश की 19th सेंचुरी के अंदर, और इसी तरह जो है वो चेडविक ने न्यूट्रॉन्स को डिस्कवर किया। तो इस तरह से जो है वो एटम्स की स्टडी को कंटिन्यू किया गया, क्योंकि हमारे पास अंदर या ग्रीक इरा के अंदर जो हमारे पास फिलोसफर्स थे, उनका यही कहना था कि जो एटम है ये लैटिन वर्ड से लिया गया है, जो एटोमोस था, और एटोमोस को अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाए तो उसका मतलब था इनडिविजिबल, कि ऐसा पार्टिकल जो बहुत ही छोटा है, जिसको आप डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है, तो उसको लैटिन के अंदर एटोमोस कहते थे। ये ग्रीक लैंग्वेज जो है, वैसे ये लैटिन वर्ड एटोमोस से लिया गया था, मींस नॉट टू बी कट, इनडिविजिबल। तो डेमोक्राइटस जो था ये ग्रीक फिलोसफर था, जिसने ये कहा था कि मैटर बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बना है, जिसको हम एटम कहते हैं, और एटम का मतलब है इनडिविजिबल। तो ये जो डेमोक्राइटिस का कंसेप्ट था, ये 24 इयर्स 100 इयर्स अगो दिया गया था, फोर्थ सेंचुरी के अंदर ये डिस्कशन प्रोवाइड की गई थी। और हमारे पास जो ग्रीक इरा था, इसके अंदर बहुत सारे फिलोसफर्स थे, और ग्रीक इरा के अंदर साइंस के अंदर बहुत ज़्यादा काम किया गया था। ग्रीक इरा के अंदर साइंस ने बहुत ज़्यादा जो है वो तरक्की की थी। तो डेमोक्राइटस के बाद ने क्या कहा था, इट ही वाज द पर्सन हु फर्स्ट सजेस्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ एटम, ठीक है, इसने सबसे पहले जो है वो एटम के बारे में कंसेप्ट प्रोवाइड किया था। और एटोमोस जो है वो इसी ने नाम जो है वो सिलेक्ट किया था एटम के बारे में। एक्चुअली एटम की जो बेसिक कंस्ट्रक्शन जो हम डिस्कस करते हैं, तो हमारे पास एटम जो है उसके अंदर इंडिविजिबल का जो कॉन्सेप्ट है, इसको रॉन्ग प्रूव किया गया, कि हमारे पास जो एटम है उसके अंदर मोर देन 100 फंडामेंटल पार्टिकल, सॉरी, मोर देन 100 पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। लेकिन हम जो उसके अंदर पार्टिकल्स की डिस्कशन करते हैं, वो सिर्फ 3 पार्टिकल्स की डिस्कशन करते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। लेकिन एक्चुअली जब हमारे पास मॉडर्न स्टडीज के जरिए से एटम को स्टडी किया गया, तो इसके अंदर 100 से ज़्यादा सब एटॉमिक पार्टिकल्स मौजूद थे। तो हमारे पास जो मेजर कंट्रीब्यूशन थी वो 3 पार्टिकल्स की थी, जिनको हमने फंडामेंटल पार्टिकल्स का नाम दिया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और बहुत सारे पार्टिकल्स जिसमें पॉजिट्रिनो, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, क्लार्क्स, एंटी क्लार्क्स, और भी बहुत सारे जो माइन्यूट क्वांटिटी के अंदर इसके अंदर पार्टिकल्स मौजूद थे, जिनको जो है वो अभी तक स्टडी नहीं किया जा सका, वो भी एटम के अंदर मौजूद होते हैं। Atom consists of positively charged nucleus at the center and negatively charged electron revolving around the nucleus. ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर एक्चुअली 2 पार्टिकल जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आते हैं, वो मौजूद होते हैं। और एटम की सराउंडिंग में, न्यूक्लियस की सराउंडिंग्स में अगर हम देखें, तो वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं स्पेसिफिक एनर्जी शेल के अंदर, जिनको हम ऑर्बिट्स का नाम देते हैं। वो अपने एनर्जी शेल्स के अंदर ही अराउंड द न्यूक्लियस रिवॉल्व करते रहते हैं। नॉर्मल स्टेट के अंदर इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी शेल को लीव नहीं करता, जिस शेल में रहता है उसमें रिवॉल्व करता रहता है विद फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो एटम का जो रेडियस था वो ऑलमोस्ट 10⁻⁻10 मीटर था, ठीक है। रेडियस हमें पता है डायमीटर का हाफ रेडियस होता है, फ्रॉम द सेंटर टू द आउटर मोस्ट शेल जो डिस्टेंस होता है उसको हम रेडियस कहते हैं। रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस जो है 10⁻15 मीटर था। न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स टुगेदर, और उन जब हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, उसको हम एटॉमिक मास भी कहते हैं। और हमारे पास एक एटम के अंदर जितने भी फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन,
उन फंडामेंटल पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स। क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, व्हाट आर द न्यूक्लियॉन्स? All the fundamental particles except electron are called nucleons. और हमारे पास जो मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एन एटम है वो न्यूक्लियस के अंदर ही एग्जिस्ट करता है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर जो है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स मौजूद होते हैं। और हमारे पास जो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है वो हमारे पास एटॉमिक मास भी कहलाता है। एक्चुअली अगर हम ना किसी भी एलिमेंट को एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर जनरल रिप्रेजेंटेशन हम एक्स यूज करें, कोई भी एलिमेंट है हमारे पास उसकी चार साइड्स होती हैं। चार साइड्स के अंदर हमारे पास टॉप राइट कॉर्नर, लेफ्ट राइट कॉर्नर और राइट डाउन कॉर्नर और लेफ्ट डाउन कॉर्नर, ये चारों जो साइड्स हैं ये स्पेसिफिक हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लेफ्ट टॉप कॉर्नर की बात करें तो यहाँ पे अगर कुछ लिखा है किसी भी एटम के लेफ्ट राइट टॉप कॉर्नर पे, तो वो उसका एटॉमिक मास होता है या उसको हम उसका मास नंबर बोलते हैं। अगर हम लेफ्ट डाउन कॉर्नर पे भी कुछ भी देखते हैं तो वो उसका एटॉमिक नंबर है, जिसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, और मैथ नंबर को हम कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं। और कोई भी सैम्बल हमेशा उसी तरह लिखा जाता है जैसे जिस तरह से उसको दिया गया हुआ होता है। अगर हम सैम्बल को चेंज कर दें तो उस चीज़ को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होता। फॉर एग्जाम्पल अगर हम केमिस्ट्री में कैपिटल A लिख रहे हैं तो अंडरस्टूड है कि हम एटॉमिक मैथ नंबर की बात कर रहे हैं, हम ABC वाले अल्फ़ाबेट A की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगर Z लिखा है तो वो एटॉमिक नंबर है, नॉट द Z ऑफ अल्फाबेटिकल ABC, ठीक है। तो सैम्बल्स हैं और उनको उसी तरह से अंडरस्टैंड किया जाएगा। केमिस्ट्री में A का मतलब A नहीं है, A का मतलब मैथ नंबर है। और इसी तरह हमारे पास राइट टॉप कॉर्नर और राइट डाउन कॉर्नर भी स्पेसिफिक होता है। ये हम जो है वैलेंसी वगैरह को रिप्रेजेंट करते हैं, और जब हम हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला में वैलेंसी का एक्सचेंज करते हैं तो फिर राइट डाउन कॉर्नर के ऊपर वो एक्सचेंज वैल्यूज को हम ट्रांसफर कर देते हैं। इस तरह से हमारे पास जो चारों कॉर्नर्स होते हैं ये स्पेसिफाई हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर यूरेनियम 235 आइसोटोप की बात की गई है तो 235 जो है वो यूरेनियम का एटॉमिक मास नंबर है और 92 उसका एटॉमिक नंबर है। हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, जितने भी हमारे पास पीरियोडिक टेबल के अंदर 118 टोटल एलिमेंट्स हैं, तो जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके आइसोटोप्स को भी वहीं पे डिस्कस किया गया है। और आइसोटोप्स एक्चुअली हमारे पास वो होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन उनका मास नंबर वेरी कर रहा होता है। तो हमारे पास यूरेनियम के 235 और 238 टू आइसोटोप्स होते हैं, तो हम 230 जर्नल एग्जांपल के तौर पे 235 आइसोटोप्स। एटम के बारे में बहुत सारी थ्योरीज पेश की गई, जिसके अंदर जो डॉल्टन की भी एक थ्योरी थी। इसमें जो है वो ये 18th सेंचुरी के अंदर साइंटिस्ट आए थे जो कि एक इंग्लिश स्कूल टीचर थे। इसने जो है वो प्लम पुडिंग, इसने जो है वो एटम के बारे में एक थ्योरी पेश की थी कि एटम जो है वो बहुत ही सॉलिड है, डेंस स्फीयर है, हार्ड है, जिसको आप डिवाइड नहीं कर सकते। और इसने कहा था कि एटम बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना है जो कि इनडिविजिबल हैं, जिनको आप मजीद जो है वो सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। और जितने भी एटम एलिमेंट के अंदर मौजूद हैं वो आइडेंटिकल हैं अपनी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के लिहाज से। और एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट जो हैं वो डिफर करते हैं अपनी केमिकल और अपनी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर। अगर एटम्स एक ही एलिमेंट के हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज सेम है, अगर वो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। ये जो हम डॉल्टन पेश की थी, और एक्चुअली इसने जो थ्योरी पेश की थी वो एटम के हवाले से थी। इसकी थ्योरी को हम जोहन डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी भी बोलते हैं। Chemical reactions consist of the combination, separation or rearrangement of atoms। ये हमारे पास different type of chemical reactions भी होते हैं।
तो फिर हमारे पास जॉन डाल्टन की थ्योरी को रिजेक्ट क्यों किया गया, इसकी क्या लिमिटेशन थी, वो साइड पे बताई भी गई हैं कि ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था व्हाई एंड हाउ डू एटम्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म कंपाउंड्स। है मतलब ये कंपाउंड फॉर्मेशन या मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन के बारे में जो है वो एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड नहीं कर सका, जिसकी वजह से उसको फर्स्टली जो है वो निग्लेक्ट किया गया। नेचर ऑफ फोर्सेस कि किस तरह से एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं, उनके अंदर कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो डेवलप होती है और किस तरह से वो जो है वो एक मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। why atoms cannot exist in free state and why atoms जो है वो कंबाइन होके फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट कर पाते हैं। तो वो डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस जो एग्जिस्टेंस है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था एटम्स के बारे में, जिसकी वजह से इसको जो है रिजेक्ट किया गया। जो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो न्यूक्लियस के बारे में जो है वो डिस्कशन की गई थी वो नेक्स्ट हम देखेंगे। उससे पहले हम प्लम पुडिंग थ्योरी के बारे में बात करेंगे। प्लम पुडिंग थ्योरी कहती थी कि सेंटर के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज होता है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं और इलेक्ट्रॉन उसकी सराउंडिंग में स्टक होते हैं। इस थ्योरी को प्लम पुडिंग थ्योरी का नाम दिया गया था। और ये जो थ्योरी है वो जे थॉमसन ने जो है वो पेश की थी, जिसको बाद में रिजेक्ट कर दिया गया था। रदरफोर्ड ने फिर एक्सपेरिमेंट प्रोवाइड किया था जिसको हम रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के नाम से डिस्कस करते हैं। इसकी लिमिटेशन क्या थी प्लगिंग थ्योरी की? इट कैन कुड नॉट एक्सप्लेन द रिजल्ट ऑफ स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन बाय द रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, रदरफोर्ड ने पूरी एक इंस्ट्रूमेंटेशन या एक एपरेटस यूज किया था जिसकी वजह से उसने न्यूक्लियस के बारे में डिस्कशन की थी, उसने कुछ ऑब्जर्वेशन की थी, कुछ रिजल्ट्स उसने हासिल किए थे। उसके अंदर भी कुछ लिमिटेशंस थी जिसको फर्दर नेक्स्ट बोहर ने जो है वो क्लेरिफाई किया था। प्लम पुडिंग थ्योरी जो है एक्सप्लेन नहीं कर सकी थी कि किस तरह से एटम एग्जिस्ट करता है, उसके बारे में कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं दे सकी थी, जिसकी वजह से उसको रिजेक्ट किया गया। थर्म आयनिक इमिशन। ठीक है, थर्म आयनिक इमिशन में क्या होगा कि यहाँ पे आपके पास हीट की प्रेजेंस में किस तरह से किसी भी एटम से इमिशंस होती हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन और आयनाइजेशन वर एक्सप्लेन ऑन दिस बेसिस। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो थ्योरीज हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो रदरफोर्ड का गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट था। रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उसने 0.0004 जीरो के बाद आपने 4 टाइम्स जीरो मेंशन करके 4 लगाना है, सेंटीमीटर थिकनेस वाली गोल्ड फॉइल ली थी। उसके ऊपर उसने डिफरेंट जो है उस फॉइल के ऊपर उसने क्या किया था, उसने अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करवाई थी। अल्फा पार्टिकल्स का सोर्स जो था वो ट्रांजिशन मेटल्स थी, फॉर एग्जांपल प्लाडियम या प्लाडियम से जो रेडिएशन निकल रही होती हैं, प्लाडियम आपके पास एक्चुअली जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। इसकी जो रेडिएशन निकल रही होती हैं वो हीलियम के न्यूक्लियाई होते हैं जिनको हम अल्फा पार्टिकल्स कहते हैं। उन अल्फा पार्टिकल्स के सामने उसने 0.00004 सेंटीमीटर थिकनेस गोल्ड फॉइल को रखा। जैसे ही वो अल्फा पार्टिकल्स उस गोल्ड फॉइल से टकराए तो उससे कुछ ऑब्जर्वेशन की और उन ऑब्जर्वेशन से उसने कुछ रिजल्ट्स निकाले। ठीक है, तो ये उसकी सारी एक्सपेरिमेंटेशन थी। आपको सोर्स नजर आ रहा है, इसमें से आपके पास रेडिएशन निकल रही हैं और फिर वो रेडिएशन गोल्ड फॉइल के ऊपर जा रही हैं और गोल्ड फॉइल से उसने अपना एक्सपेरिमेंट जो है वो फुलफिल करवाया। एक्चुअली हुआ क्या था, जैसे ही सोर्स से अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड फॉइल के ऊपर जा रहे थे तो उसने देखा कि और उसने जो बम्बार्डमेंट करवाई थी वो 20,000 पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करवाई थी। उसने 20,000 अल्फा पार्टिकल्स को गोल्ड फॉइल के ऊपर गिराया था। तो उन 20,000 पार्टिकल्स के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स ऐसे थे जो आर पार गुजर गए थे, अनडिफ्लेक्टेड फॉर्म के अंदर गुजर गए थे, एक तरफ से दूसरी तरफ से निकल गए। ठीक है, तो बहुत सारे पार्टिकल्स ऐसे थे। कुछ पार्टिकल्स ऐसे थे जो एक लार्ज एंगल की डिफ्लेक्शन से
निकले थे। और बहुत बहुत वेरी वेरी रेयर पार्टिकल्स ऐसे थे, वेरी फ्यू पार्टिकल्स ऐसे थे जो कि रिबाउंस बैक हुए थे, जो टकरा के वापस उसी तरफ मुड़ गए थे जहाँ से वो आए थे। तो इस तरह से उसने कुछ ऑब्जर्वेशन की, तो जिनका रिजल्ट क्या निकाला, उसने कहा कि अगर बहुत सारे पार्टिकल्स अनडिफ्लेक्टेड फॉर्म के अंदर गुजर गए तो इसका मतलब ये हुआ कि एटम का बहुत सारा हिस्सा एम्प्टी है, खाली है, उसके अंदर कुछ भी नहीं। और सेकंड उसकी जो ऑब्जर्वेशन थी कि एक लार्ज एंगल की डिफ्रैक्शन से वो गुजरे हैं, तो उससे ये रिजल्ट निकला कि एटम के सेंटर के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस मौजूद है। ठीक है, एक सर्टेन सेंटर है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज है और जो उसके पार्टिकल की बम्बार्डमेंट करवाई उसके अंदर जो हीलियम था उसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज था, तो फिर वहाँ पर डिफ्लेक्शन शो होगी और एक लार्ज एंगल बनाते हुए वो पार्टिकल निकल गए। तो इसने ये रिजल्ट निकाला कि जो सेंटर है वो हार्ड है और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। और थर्ड वन जो था के अंदर बाउंस बैक हुए थे वेरी फ्यू पार्टिकल्स, निकाला कि जो सेंटर के अंदर न्यूक्लियस है वो बहुत ही सॉलिड है, हार्ड है, डेंस है। पार्टिकल टकराने के बाद एज इट इज वापस आ जाता है। और इसके अलावा उसने बताया कि बहुत सारे जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन का नाम दिया, ठीक है। और इसके अलावा जो है बहुत सारा वॉल्यूम जो है वो एम्प्टी है, और जो न्यूक्लियस का जो एटम का न्यूक्लियस है उसका मास जो है वो बाकी वॉल्यूम के मुकाबले में बहुत ही बाकी जो एटम का वॉल्यूम है उसके मुकाबले में जो न्यूक्लियस है वो बहुत ही स्मॉल है। यहाँ पे आप इसकी एक्सपेरिमेंटेशन देख भी सकते हैं। एक्चुअल रिजल्ट्स क्या थे ये देखें, आपके पास बहुत सारे जो एरोज नजर आ रहे हैं वो एज इट इज गुजर रहे हैं, ठीक है, विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। और आपके पास कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो लार्ज एंगल के ऊपर डिफ्लेक्शन शो करवाएंगे और बहुत 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 ही कम पार्टिकल्स जो हैं वो रिबाउंस बैक होंगे, एज इट इज वापस आ जाएंगे। ये उसकी कुछ रिजल्ट्स हैं जिनको आप देख लीजिएगा। Alpha particles are positively charged. The part of the atom reflecting them must be positive. जो कि मैंने आपको सेकंड पॉइंट के अंदर बताया कि जो लार्ज एंगल के ऊपर डिफ्लेक्शन है वो कैसे है कि दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। हमें पता है सिमिलर चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं और ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। कुछ ड्रॉबैक्स है जो मेजर हमारे पास ड्रॉबैक्स आते हैं, वो इसकी जो मेजर लिमिटेशंस आती हैं वो दो हैं। फर्स्ट वन ये है कि इसने जो स्पेक्ट्रम बताया रदरफोर्ड ने वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम था, क्योंकि रदरफोर्ड कहता था कि रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चलता था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कंटिन्यूसली रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। अगर वो कंटिन्यूसली रिवॉल्व करते हैं तो फिर एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करते करते न्यूक्लियस के अंदर आ जाएगा, और जब वो न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो फिर न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स मौजूद हैं और पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो एटम का जो एग्जिस्टेंस होगी वो नहीं होगी, एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और जब एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो हमारे पास एटम के बारे में कोई कंसेप्ट ही नहीं रहेगा। तो इस तरह से ये इसका एक ड्रॉबैक था कि कंटिन्यूसली अराउंड द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं करता। सेकेंड जो इसका ड्रॉबैक था वो ये था कि अगर इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस तो उसने जो स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस करना चाहिए वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली जो एटम का जो स्पेक्ट्रम होता है वो कंटिन्यूस नहीं होता, वो लाइन स्पेक्ट्रम होता है, वेल डिफाइंड सेपरेटेड स्पेक्ट्रम होता है। जैसे कि आपने रेनबो देखी है, रेनबो वाला जो स्पेक्ट्रम होता है वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है। रेनबो के अंदर क्या होता है, एक कलर दूसरे कलर के अंदर मर्ज होता है, वेल डिफाइंड सेपरेशन नहीं होती कि एक कलर दूसरे कलर से सेपरेट है, ऐसे नहीं होता। जो रेनबो वाला स्पेक्ट्रम होता है वो कंटिन्यूस होता है। तो अगर अराउंड द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं कंटिन्यूस मैनर के अंदर तो
एटम भी कंटिन्यूस होना चाहिए था, जबकि ऐसा नहीं था। तो ये इसके दो मेजर लिमिटेशन के अंदर आ जाते हैं। और दो तीन लिमिटेशंस यहाँ पे और मेंशन है, इनको आप देख लीजिएगा। रदरफोर्ड मॉडल आल्सो फेल टू एक्सप्लेन द लाइन स्ट्रक्चर, ठीक है। और अगर एटम के सराउंडिंग्स में इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली रिवॉल्व करेंगे तो वो कोलैप्स कर जाएगा एटम, जिसकी वजह से एग्जिस्टेंस जो है वो, मतलब स्टेबिलिटी ऑफ एटम जो है वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता था। तो इसकी इस लिमिटेशंस को दूर करने के लिए बोहर आया था, क्योंकि जो रदरफोर्ड का मॉडल था वो बेस करता था क्लासिकल थ्योरी के ऊपर, जबकि बोहर ने जो अपना मॉडल पेश किया था वो बेस करता था क्वांटम थ्योरी के ऊपर। और क्वांटम थ्योरी जो थी वो डुअल नेचर ऑफ, मतलब के डिस्कस करती थी डुअल नेचर को। डुअल नेचर मीन पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव लाइक नेचर को डिस्कस करती थी। तो नील बोहर जो था एक ऐसा आपके पास डैनिश फिजिक्स था जिसने जो है वो क्वांटम को बेस बनाते हुए अपने मॉडल को पेश किया था। और इसमें इसकी जो मॉडिफिकेशन थी वो यही थी कि कंटिन्यूसली वो अराउंड द न्यूक्लियस रिवॉल्व नहीं करते, बल्कि एक फिक्स्ड एनर्जी ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन वॉल्व करते हैं। वो अपने उस फिक्स्ड एनर्जी ऑर्बिटल को लीव नहीं करते। अगर वो लीव करेगा इलेक्ट्रॉन तो फिर वो एब्जॉर्प्शन और इमिशन के प्रोसेस के तहत अपने एनर्जी शेल को लीव करेगा। इस तरह से उसने जो है वो एनर्जी लेवल्स के बारे में डिस्कशन की थी, ऑर्बिट्स का कॉन्सेप्ट प्रोवाइड किया था। जबकि बोहर के जो आपके पास रदरफोर्ड था उसके अंदर ऑर्बिटल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। तो इसी तरह जो है वो नील बोहर ने कहा था कि फिक्स्ड एनर्जी एक शेल की होती है। जब वो अपने उस फिक्स एनर्जी के शेल को लीव करता है तो फिर जिस शेल के अंदर वो जंप करता है उसके अकॉर्डिंग उसकी एनर्जी होगी तो उसका जंप होगा, अदरवाइज उसका जंप सक्सेसफुल नहीं होगा। तो और उसके एनर्जी डिफरेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। और इसके अलावा जो बोहर ने मॉडिफिकेशन की थी वो मोमेंटम के बारे में थी कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन होता है वो वेव लाइक नेचर को भी प्रेजेंट करता है। इसका एक स्पेसिफिक मोमेंटम होता है जिसको उसने एमवीआर, एंगुलर मोमेंटम, सर्कुलर ऑर्बिट में होने की वजह से उसके पास एंगुलर मोमेंटम होता है जिसको उसने एमवीआर से रिप्रेजेंट किया था। और एंगुलर मोमेंटम जो है वो NH/2 के बराबर होता है। जो हमारे पास n है ये आपके पास शेल नंबर होता है। अगर फर्स्ट शेल है तो N1 होगा, सेकंड शेल है तो N2 हो जाएगा, इस तरह से सो ऑन, ठीक है। और जो आपके पास H है ये प्लांक्स कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 6 होती है और ऑलमोस्ट 6.63 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻34 जूल पर सेकंड होती है, ठीक है। और आपके पास 2 पाई भी कांस्टेंट होता है। तो ये सारे कांस्टेंट्स होते हैं, सिर्फ आपके पास शेल नंबर के चेंज करने से एंगुलर मोमेंटम चेंज होता जाएगा। ये सारी मॉडिफिकेशंस जो है वो बोहर से दी थी। और बोहर ने जो ऑर्बिट्स थे उनको स्पेसिफिक नेम दिए थे। n=1 होगा तो उसके अंदर K शेल है, अगर 2 होगा तो वो L शेल है, 3 है तो M शेल है, इस तरह। और इसकी भी कुछ लिमिटेशन थी कि ये जीमेन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देता था, मतलब कि लाइन स्पेक्ट्रम इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और वो जीवन इफेक्ट होगा। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रोवाइड करने पे हम उसकी स्पेक्ट्रल लाइंस को डिस्कस करेंगे तो वो स्टार इफेक्ट होगा। तो इनके बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती थी। और सेकेंडली ये हमारे पास हीलियम और लिथियम की तरह के जो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम थे उनको डिस्कस नहीं करता था। सिर्फ हीलियम लिथियम जो आपके पास लोअर लेवल के जो न्यूक्लियस हैं या इलेक्ट्रॉन, सिंपल इलेक्ट्रॉन हैविंग एलिमेंट्स को डिस्कस करता था। तो ये हमारे पास जो है कुछ डेफिनेशंस हैं आइसोटॉप्स के हवाले से, इनको आप देख लीजिएगा। अगर कुछ पूछना हो तो आई एम हियर। इसके अलावा मैं जो है माइटोसिस के हवाले से एक वीडियो क्लिप भी व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दूंगी। वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगा, क्योंकि वो वहाँ पे जो है वो एक्चुअल वीडियो दिखाई हुई है कि किस तरह से माइटोसिस के जरिए से सेल की डिवीजन हो रही है, ठीक है। वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। ऑल अबाउट फ्रॉम द बायोलॉजी एंड द केमिस्ट्री टॉपिक। थैंक यू सो मच।
हाँ जी, किसी ने मैम इकरा से कोई क्वेश्चन करना है तो कर सकते हैं। सर हसन आ चुके हैं तो वो अपना सेशन लें। सर हसन आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं अपनी। मैम इकरा मेरी आवाज आ रही है? जी जी मिस संगीना, आपकी आवाज क्लियर है। ठीक है। हेलो जी जी सर कंटिन्यू कीजिए, आप ऑडिबल हैं। जी ठीक। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हमारे पास क्या होते हैं? ये ऐसे एक्सप्रेशन होते हैं जो सिंबल और साइंस ऑफ अलजेब्रा को कंटेन करते हैं। साइन ऑफ अलजेब्रा यानी एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वगैरह, ये सारे साइन ऑफ अलजेब्राज हैं। और सिंबल्स ऑफ अलजेब्रा में कॉन्सोनेंट्स और वेरिएबल्स आ जाते हैं। तो ये जो कंसेप्ट है अलजेब्रा का, सबसे पहले जो मुस्लिम साइंटिस्ट थे अल-ख्वारिज़मी, उन्होंने दिया था और इन्हें मॉडर्न अलजेब्रा का फादर भी कहा जाता है। तो रिकॉल करते हैं जी, कांस्टेंट, वेरिएबल, लिटरल क्या होते हैं और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं। कांस्टेंट ऐसे सिंबल होते हैं जिनकी फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, यानी वो कांस्टेंट होते हैं, रहते हैं। जैसे इस इक्वेशन में 5x + 7 है, तो 5 और 7 आर कांस्टेंट, लेकिन जो प्योर कांस्टेंट टर्म है वो 7 है। यहाँ पे तो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रही है 5। फिर है वेरिएबल। वेरिएबल ऐसा सिंबल होता है जो जिसकी वैल्यू जो है इन्फिनिटली चेंज होती रहती है, यानी आप कोई भी वैल्यू उसकी चेंज कर सकते हैं और आउटपुट में आपको नई वैल्यू मिल जाती है। तो ऐसे सिंबल को हम वेरिएबल करेंगे, जिसमें जैसे ये इक्वेशन है, इसमें एक्स स्क्वायर वाई और जेड जो है वो वेरिएबल है। फिर लिटरल क्या है जी? लिटरल अल्फ़ाबेट हैं जो यूज़ होते हैं कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए। मसलन अगर कोई कांस्टेंट क्वांटिटी हम नहीं रिप्रेजेंट करना चाह रहे, 5 है, 6 है या 7 है इधर, तो मैं उनको, अगर मेरे पास, मैं उनको ए और बी और सी से रिप्रेजेंट कर दूं तो इसमें कोई मसला नहीं है। यानी ए बी जो कोई अल्फ़ाबेट्स हैं, हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अल्फ़ाबेट्स को हम जो है वो एज ए कांस्टेंट यूज़ करते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है जी? ये ऐसा एक्सप्रेशन होता है जो वेरिएबल कांस्टेंट को कनेक्ट करता है बाय द ऑपरेशन ऑफ एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन और सब्ट्रैक्शन के। मसलन ये दो वेरिएबल्स हैं, तो इनको एडिशन के ज़रिए मिलाया गया है, तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया। फिर हमारे पास जी पॉलिनोमियल क्या है? पॉलिनोमियल एक ऐसा एक्सप्रेशन है जो एक या दो, एक से ज़्यादा टर्म कंटेन करता है, और इसमें जो एक्सपोनेंट की पावर होती है वेरिएबल की, वो या ज़ीरो होती है या पॉजिटिव इंटीजर रहती है। यानी अगर नेगेटिव में होगी तो हम उसको पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। ये 13 है, ये भी एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि प्लस एक्स नॉट कर दें, ऊपर एक्सपोनेंट ज़ीरो लगा दें, तो ये पॉलीनोमियल बन सकता है। ऐसे ही माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर में नहीं है, तो ये भी एक पॉलीनोमियल है। लेकिन ऐसे तमाम पॉलीनोमियल जिनके
एक्सपोनेंट में नेगेटिव पावर आ जाए, यानी वो पॉजिटिव इंटीजर ना रहे, तो उनको हम पॉलिनोमियल नहीं कह सकते। मसलन ये है एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 3 क्यूब, तो इसमें माइनस के साथ एक्सपोनेंट आ गया, तो हम इसको पॉलिनोमियल नहीं कह सकते। पॉलिनोमियल होगा उसमें हमेशा पॉजिटिव इंटीजर कंटेन करेगा एक्सपोनेंट में। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है? पॉलिनोमियल की डिग्री ये होती है दी पावर ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्सपोनेंट जो होती है उसको हम उसकी डिग्री कहते हैं। लेकिन इन केस अगर दो वेरिएबल आ गए हैं किसी पॉलिनोमियल में, तो हम उनको ऐड करेंगे, पावर्स को ऐड करके, यानी एक्सपोनेंट की पावर 3 इस एक्सपोनेंट की 4, तो इन दोनों अगर दो वेरिएबल आ जाए, इन केस अगर एक वेरिएबल है तो उसमें जो हाईएस्ट कोफिशिएंट होगा एक्सपोनेंट, वही इसका डिग्री, वही हाईएस्ट डिग्री वाला पॉलिनोमियल होगा। तो यहाँ पे इस पॉलिनोमियल की अगर डिग्री निकालनी है तो दो डिफरेंट हमारे पास वेरिएबल हैं, तो उनकी जो एक्सपोनेंट हैं उनको प्लस कर लें, तो हमारे पास डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आ जाएगी। इस पॉलिनोमियल की डिग्री 7 है। जो कोफिशिएंट है वो वेरिएबल किसको कहते हैं? जो वेरिएबल टर्म के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, हम उसको कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल कहते हैं। जैसा कि इस इक्वेशन में 4x + 6y है, तो 4 and 6 आर कोफिशिएंट ऑफ बोथ x and y। आगे ये हमें पहचान करनी हो कि पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं। तो ऐसे पॉलिनोमियल जिनमें सिर्फ एक वेरिएबल होगा, उनकी एग्जांपल्स ये हैं भी x4 है, x² - x है +1 है। इनमें देखें तमाम में या तो x है या y के साथ पावर एक्सपोनेंट के साथ उनको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन टर्म्स को ऐड किया गया या सब्ट्रैक्ट किया गया। तो इन सब में एक ही वेरिएबल कंटेन कर रहा है, तो ये वन पॉलिनोमियल इन वेरिएबल हो गया। तो अगर पॉलिनोमियल में दो वेरिएबल इन्वॉल्व हो जाएं, तो हम ऐसे पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल ऑफ 2 वेरिएबल कहेंगे। जैसे इस पॉलिनोमियल में x और y दोनों इन्वॉल्व हैं, तो हम इस पॉलिनोमियल को दो वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल कहेंगे। फिर हमारे पास मोर देन 2 भी हो सकते हैं पॉलिनोमियल। जैसे इस इक्वेशन में है x² yz, तो इसमें 3 पॉलिनोमियल आ रहे हैं, यानी 3 वेरिएबल आ रहे हैं। तो ये पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल 3 आ गया, यानी इसमें 3 वेरिएबल यूज हो रहे हैं पॉलिनोमियल के अंदर। पॉलिनोमियल की डिग्री के लिहाज से पहचान, इसकी डिफरेंट डिग्रीज होती हैं पॉलिनोमियल्स की। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो वो लीनियर पॉलिनोमियल हो। मसलन इसमें x है, x के एक्सपोनेंट में 1 है, तो ये कहलाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल होगा जिसके वेरिएबल के एक्सपोनेंट में 2 आ जाए, उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। मसलन ये भी क्वाड्रेटिक है, ये भी। अगर इसको इसमें आप देखेंगे तो इसकी भी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक हो जाएगा, क्योंकि x की 1 है और y की 1 है, प्लस हो जाएंगी 2 आ जाएगी, तो ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। फिर हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, इसमें देखें, ये तो सिंपल एग्जांपल है, ये थोड़ी सी भी x² y + x y² + y - 2। अब हम देखते हैं भी इसमें डिग्री 3 आ रही है, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। बाई क्वाड्रेटिक यानी ऐसा पॉलिनोमियल
जिसमें एक्सपोनेंट की पावर 4 है उसको हम बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं। पोलिनोमियल्स के ऊपर एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन ये तमाम ऑपरेशन होते हैं। अगर हमारे पास दो पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स हैं तो हम उनको ऐड करेंगे। तो हम या तो ऐड करते वक्त आपने सिंपल एडिशन वाला ही तरीका अख्तियार करना है, लेकिन जो लाइक टर्म यानी लाइक पावर वाली टर्म्स हैं उनको हम एक दूसरे के नीचे लिखेंगे, और या तो असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे या डिसेंडिंग में, यानी बड़े से शुरू होगी एक्सपोनेंट की पावर छोटे की तरफ जाएंगी, या छोटे से शुरू कर लें और बड़े की तरफ। जो डिसेंडिंग पावर के लिहाज से किया हुआ है तो कांस्टेंट टर्म्स को कांस्टेंट के नीचे, एक्स वाली टर्म्स को एक्स वाली के नीचे, अगर किसी में एक्स नहीं है तो 0 + 0 एक्स कर सकते हैं, क्योंकि एक्स 0 से मल्टीप्लाई होने का होके 0 का 0 ही रहेगा। फिर सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स, ये भी वही प्रोसीजर एडिशन की तरह, भी जो लाइक टर्म हैं एक्सपोनेंट वाली उनको हम एक दूसरे के नीचे लिखेंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस लगा देंगे। तो अगर हम दो पॉलिनोमियल को ऐड कर रहे हैं और उनका दोनों को ऐड करने से हमारे पास आंसर जो है वो 0 आ रहा है, तो हम कहेंगे वो एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर है, यानी एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं पॉलिनोमियल। अगर दो पॉलिनोमियल को सम करें और आंसर 0 आ जाए तो वो एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स कहलाएंगे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, ये डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन है, भी और कांस्टेंट टर्म्स को बाहर निकाल लें, एक्सपोनेंट वाली को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। मैथमेटिक्स में रूल है भी सेम वेरिएबल के साथ जो एक्सपोनेंट पावर्स हैं वो प्लस हो जाती हैं। ये हॉरिजॉन्टल मेथड के साथ भी मालूम कर सकते हैं, मतलब पहली टर्म को पकड़ेंगे उसको सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर दूसरी टर्म को पकड़ेंगे उसको इन तमाम से मल्टीप्लाई कर, फिर तीसरी टर्म पकड़ेंगे फिर इन तमाम एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, और उसके बाद सिंप्लीफाई करने के बाद कॉमन वगैरह ले लूँगे तो जो फाइनल आंसर आएगा ये आपके पास आ जाएगा। ये वर्टिकल मेथड है, यानी 2 को मल्टीप्लाई किया 5x से, फिर 2 को 6 से, फिर 3 को 5 से और इनको ऐड कर लिया, ये हमारे पास आंसर आ गया। फिर जी इम्पोर्टेंट चीज़ है, द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल इज आल्सो अ पॉलिनोमियल हु डिग्री इज इक्वल टू द सम ऑफ द डिग्री ऑफ द टू पॉलिनोमियल्स। यानी अगर हम दो पॉलिनोमियल का प्रोडक्ट लें तो उसका जो प्रोडक्ट की डिग्री होगी वो जिन दो पॉलिनोमियल को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उनकी डिग्रीज को अगर प्लस कर लें तो प्रोडक्ट की जो डिग्री आती है वो उसके बराबर होती है। मसलन वो ये कह रहा है भी, अगर वो कहते हैं भी दो पॉलिनोमियल है, एक पॉलिनोमियल ये है, एक पॉलिनोमियल मेरे पास ये है, वो कहता है अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर आता है उसकी डिग्री जो है इन दोनों की पॉलिनोमियल की डिग्री के सम के बराबर, यानी 1 + 1 2 होगा। तो इसके दोनों की जो सम ऑफ डिग्री के है वो 2 है, फाइनल आंसर में जो डिग्री आई है वो भी 2 है, ये कह रहा है। डिवीजन जो है वो रिवर्स प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन है पॉलिनोमियल्स में। तो जो कांस्टेंट से कांस्टेंट को काट दिया, ये प्लस में था ऊपर जाकर नेगेटिव हो जाएगा, सेम एक्सपोनेंट है, वेरिएबल है, तो एक्सपोनेंट जो है ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो हमारे पास आंसर ये बन गया। अगर डिवीजन करनी है, रकम बड़ी है एक्सपोनेंट वेरिएबल्स की, तो उसके लिए ये प्रोसीजर अपनाएंगे भी एक्स स्क्वायर लिया तो एक्स क्यूब मेरे पास प्लस 2x स्क्वायर आ गया, फिर इसको सिंप्लीफाई किया ये आ गया, फिर मुझे चाहिए 2x स्क्वायर चाहिए तो मैंने इस रकम को -2x से मल्टीप्लाई कर दी। तो इस तरह इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। अगर कोई पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल से एग्जैक्टली डिवाइड कर जाए तो रिमाइंडर 0 बचेगा।
ये हमने जो पढ़ा है उसकी समरी है, ये इसको भी देख लीजिएगा। फिर है जी हमारे पास फैक्टराइजेशन और साइमल्टेनियस लीनियर ऑपरेशंस, उनको कैसे सॉल्व करना है, उनके डिफरेंट मेथड। फैक्टराइजेशन इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, ये हमारे पास एक वेल नोन फार्मूला है, a प्लस बी ओवर स्केयर होल स्केयर, तो a स्केयर प्लस 2ab प्लस b स्केयर होता है। अगर हमें ये कह दें भी इसको वैल्यूएट करें, तो मैं इसको वैल्यूएट कर सकता हूँ 100 प्लस 7 करूँ तो 107 बनता है, तो इसका स्केयर लेता हूँ। जैसा कि मैंने फार्मूले में पढ़ा कि ए स्केयर प्लस 2ab, ए है बी ए है प्लस बी स्केयर, इनको सॉल्व किया तो मेरे पास ये फाइनल आंसर है। अगर आपको माइनस वाले फार्मूले से ये वैल्यूएट करने के लिए मिल जाए तो इसको 90 माइनस 3 भी कर सकते हैं, 84 प्लस प्लस में सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि अगर ये वाला फार्मूला यूज करना तो फिर आपको नेगेटिव ही लेना पड़ेगा। एक फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब वो कहते हैं जी इसका एवेल्यूएट करें। मुझे पता है अभी 100 इज इक्वल टू 100 प्लस 7 एंड 93 बनाना है, तो 100 में से 7 कर दूंगा तो 93 बन जाएगा। अब ये जो शक्ल है मेरे पास, ये बिल्कुल इस फार्मूले जैसी आ गई। तो क्या इसको मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 100 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर। इसको स्क्वायर को ओपन किया, इसको ओपन किया, सिंप्लीफाई किया और ये आंसर आ गया। अगर हमें x माइनस 1 और x की वैल्यू दी गई हो तो हमें कहते भी ये फाइंड करें और ये फाइंड करें, तो सिंपली आप स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करने के बाद फार्मूला लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, फिर x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। अब आपके पास वैल्यू आ जाएगी, फिर उसको दोबारा स्क्वायर लेंगे तो आपके पास x प्लस 1 बाई x4 की वैल्यू भी सिंप्लीफाई करने के बाद आ जाएगी। अच्छा जी, फैक्टराइजेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अगर करना हो तो कैसे करेंगे? सिंपल तरीका ये है भी आपने लाइक टर्म एक तो देखनी है, एक्सप्रेशन जो आपको अलजेब्रिक दिया गया है। अगर लाइक टर्म नहीं मिलती तो आपने देखना है भी कोई क्वांटिटी ऐसी आ गई, जो कोफिशिएंट ऐसा आ गया जो सबको डिवाइड कर रहा हो, तो उसको कॉमन ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने देखा भी एक्स इस टर्म में है, वाई और जेड है, कोई वेरिएबल इसमें कॉमन नहीं है, तो इसको मजीद वेरिएबल के लिहाज से मैं सिंप्लीफाई नहीं कर सकता। लेकिन इन कोफिशिएंट के लिहाज से देखूँ तो अगर मैं 2 को कॉमन लूँ तो 2 इन को डिवाइड कर सकता है। तो ये मेरे पास फाइनल सोल्यूशन आ गया डिवाइड करने के बाद, तो ये फैक्टराइज होगी। ऐसे एक दो एग्जांपल और हैं, आप देख लेंगे। अगले सेकंड टाइप देखते हैं, जिसमें हमारे पास 2 रकमों में कॉमन होगा, फिर अगली 2 रकमों में कोई ना कोई वेरिएबल कॉमन होगा, वेरिएबल या कांस्टेंट। तो हमने देखा इधर हमारे पास वेरिएबल x वो कॉमन आ रहा है, तो मैंने x को बाहर निकाल दिया। इधर कांस्टेंट c जो है वो कॉमन आ रहा है, प्लस c कर लिया। अब देखें दोनों इन 2 टर्मों में 3 प्लस c कॉमन आ रहा है, तो मैंने उसको भी निकाला, तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन होगी। थर्ड टाइप आ गई है। ये टाइप ऐसी है जिसमें वो कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा आपका। तो 3a स्क्वायर प्लस 2, 3a लेता हूँ और 5b इधर से दिया प्लस 5b स्क्वायर। तो मैंने देखा ये मेरे पास फार्मूले की शक्ल बन रही है, स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर की। तो सिंपली ये फैक्टराइज हो गया। ऐसे ये आप 16 को इस पर डिवाइड कर दें सब पे, क्योंकि 16 सबसे कॉमन है सब में, डिवाइड कर देगा, फैक्टराइज कर देगा। फिर इस वाले हिस्से की फैक्टराइजेशन मज़ीद करें, वही
हमारे पास a माइनस बी स्केयर बन गया। टाइप 4 है, अगर इस तरह की रकम आ जाए हमारे पास, इसको फैक्टराइज करना हो, मुझे पता है अभी 25 जो है वो 5 का स्केयर है, 84 जो है वो 8 का स्केयर है, दोनों का स्केयर लिया। एज वी नो दैट ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए हमारे पास ये है, बी ये है, ए प्लस बी ए माइनस बी। टाइप 5 आ गई, ये आप खुद देख लेंगे, इसको एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन किया गया है। फिर क्यूब में हमारे पास फार्मूला, अगर क्यूब में कोई आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया गया है तो आप ये वाला फार्मूला लगा के उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये आपको फार्मूला याद होना चाहिए। इस तरह नेगेटिव में भी है क्यूब के साथ, ये फार्मूला भी आप याद रखेंगे। जी हमारा सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन क्या होती है? अगर हमारे पास दो या दो से ज़्यादा लीनियर इक्वेशन हो सेम सेट ऑफ वेरिएबल में और वो सेटिस्फाइड हो साइमल्टेनियसली सेम वैल्यू ऑफ वेरिएबल पे, यानी हमारे पास दो या दो से ज़्यादा लीनियर इक्वेशंस हो और सेम सेट ऑफ वेरिएबल में और वो साइमल्टेनियस सेटिस्फाइड हो सेम वैल्यू ऑफ द वेरिएबल पे, तो ऐसी इक्वेशन को हम कहते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल हमारे पास ये है जी, ए एक्स प्लस बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हमारे पास ये है, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है? अगर दो हमारे पास लीनियर इक्वेशन हम उनको एक साथ कंसीडर करें तो हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बन जाता है। मसलन जैसे ये है, एक लीनियर इक्वेशन ये है और एक लीनियर इक्वेशन ये है। अब इनको हम अगर एक साथ कंसीडर करें अपने क्वेश्चन में तो ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। यानी अकेली एक इक्वेशन लीनियर इक्वेशन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन नहीं बनाएगी, कम से कम दो इक्वेशन हो तो फिर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बनेगी। The concept of formation of linear equation in two variables में linear equation को हम कैसे बना सकते हैं? अगर हमें कोई स्टेटमेंट फॉर्म में कह दें the price, यानी स्टेटमेंट फॉर्म में अगर कह दें कोई, तो हम उसके linear equation कैसे बना सकते हैं? मसलन the price of book and 3 pencil is 90 rupees। एक बुक और 3 पेंसिलों की कीमत 90 रुपए। तो मैं सपोज करता हूँ लेट एक्स बी द प्राइस ऑफ बुक एंड वाई बी द प्राइस ऑफ पेंसिल्स। जैसे कि हमें दिया गया है भी दोनों की प्राइस का सम लें, यानी एक्स बुक की प्राइस प्लस 3 वाई कर लूँ मैं, क्योंकि 3 पेंसिल्स हैं तो 3 वाई उनका सम जो है वो 90 रुपीज़ के बराबर है। तो ये स्टेटमेंट फॉर्म को मैंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर लिया या लीनियर इक्वेशन बना लिया। ऐसे ही अगर कोई सम ऑफ टू नंबर्स इज 5 तो मैं कहता हूँ लेट फर्स्ट नंबर इज एक्स एंड सेकंड नंबर इज वाई, देन एज गिवन इन क्वेश्चन सम ऑफ टू नंबर्स, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5।
आगे सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू अननोन्स में अगर हमें फाइंड करना हो इक्वेशन का सॉल्यूशन लीनियर का, तो हमें x की हर वैल्यू पे y की कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी। यानी ये एक ऑर्डर पेयर की शक्ल इख्तियार कर जाएगा, यानी x की कोई ना कोई किसी न किसी वैल्यू पे हमें y की वैल्यू देगी और इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो सकते हैं। यानी आप x को चेंज करते जाएंगे और y की वैल्यू चेंज होती जाएगी ऑर्डर पेयर की शक्ल में। आगे जी सॉल्यूशन ऑफ टू लीनियर इक्वेशन इन टू अननोन्स। हेलो, आवाज आ रही जी? जी जी सर, आपकी आवाज ऑडिबल है। ठीक। आगे जी हमारे पास solution of two linear equation in two unknown variable। x y जो है वो solution कराएंगे simultaneously linear equations के, अगर x और y पे दोनों equations जो हैं वो सेम वैल्यू देती। यानी अगर एक इक्वेशन x पे एक वैल्यू दे रही है तो दूसरी इक्वेशन भी x पे वही वैल्यू दे, तो हम कहेंगे भी वो x और y जो हैं वो इससे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन सिस्टम के सॉल्यूशंस हैं। सॉल्यूशन फाइंड करने के तरीके साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन के कुछ ही मेथड हैं। एक मेथड हमारे पास मेथड ऑफ इक्वेटिंग द कोफिशिएंट, यानी कोफिशिएंट को हम इक्वेट करेंगे, और दूसरा है एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, और तीसरा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। कोफिशिएंट में हम क्या करेंगे, हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस हैं 9x + 8y = 1, 5x - 5y = 6। तो इनमें से मैं कोई एक इक्वेशन का जो या तो y वाला कोफिशिएंट्स या x वाले या y वाले, दोनों में से एक का वेरिएबल का कोफिशिएंट दोनों इक्वेशन का सेम कर लूँगा। मतलब मेरे पास यहाँ पे जो इक्वेशन है इसका कोफिशिएंट मैं y का सेम करना चाहता हूँ, तो इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास कुछ ऐसी शक्ल आ जाएगी। फिर मैं इसको ऐड कर दूंगा। अब 8y कैंसिल हो गया, हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब इस x की वैल्यू को दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन में पुट करने के बाद आप y की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। आगे है मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इसमें मैं ये करूँगा, ये कर सकते हैं भी, आप दोनों इक्वेशन में से या x की वैल्यू या y की वैल्यू निकालें। आप वो क्वेश्चन लें जहाँ से आसानी से x की या y की वैल्यू निकल सकती है। मतलब मेरे पास ये क्वेश्चन है, यहाँ से मेरे पास x अकेला पड़ा है, तो मैंने 2y उस साइड पे ले गया, तो ये मेरे पास एक x की वैल्यू आ। अब ये जो x की वैल्यू है मैं इस इक्वेशन में पुट करूँगा, तो मेरे पास y में एक इक्वेशन बन जाएगी। इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो y की कीमत आ जाएगी। अब ये y की कीमत जो आ गई है, इसको आप -2 का आई है, -2 आई है y की कीमत, तो आप इस यहाँ पे पुट करके x की कीमत मालूम कर सकते हैं। ये मेथड ऑफ एलिमिनेशन कहलाता है। मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये इसको थोड़ा सा जनरली सॉल्व किया गया है इसका मेथड, ये आप देख लेंगे, आसान ही है। तो असल आपने ये प्रोसीजर रखना है माइंड में, b1 b2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन c1 c2, ये x का बनाया हमें वैल्यू देगा, फिर y c1 c2 a1 a2 ये y की वैल्यू, फिर 1, फिर a1 a2 b1 b2, हमारे पास इक्वेशन है। तो मैंने a1
और A2 को साइड पे कर लिया, C1 और C2 को इधर लिख लिया। वैसे ही बिल्कुल इसको कॉपी करते हुए, फॉलो करते हुए, यहाँ पे B1 1 है, B2 ये है, फिर C1 -5 है, C2 ये है, फिर A1 2 है, A2 3 है, फिर हमारे पास B1 1 है और B2 हमारे पास -4 है। तो इनको x ओवर ये समझिए जैसे डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर रहे हैं आप, x के नीचे ये समझिए ये डिटर्मिनेंट है, ये वाला हिस्सा। 1 को मल्टीप्लाई किया -2 के साथ, माइनस का साइन लगाया, फिर -4 -5 किया, तो इनको सिंप्लीफाई किया, हमारे पास ये वैल्यूज आ गई। अच्छा, ये सॉल्विंग रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, अगर लीनियर इक्वेशन में रियल लाइफ प्रॉब्लम्स आ जाएं तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। मसलन आप एग्जांपल ले लें ये वाली, 11 years ago Ali age was 5 times of Wahid age, but after 7 years Ali age will be 2 times of Wahid age. Find their ages. अच्छा जी, मैं सपोज करता हूँ भी अली की एज x है और वहीद की एज y है। जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है भी 11 years ago, यानी एट अ प्रेजेंट टाइम अली की, मैं कह रहा हूँ एट अ प्रेजेंट टाइम अली की एज x है और वलीद की एज y है। एट अ प्रेजेंट टाइम कह रहा हूँ बार बार, यानी इस वक्त उनकी एज x है और इसकी एज y है। जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है भी 11 years ago, तो x में से 11 निकाल दें तो उसकी 11 साल पहले वाली उम्र आ जाएगी, यानी मौजूदा x है उसमें 11 को माइनस कर दें तो उसके 11 साल वाले जो पहले उसकी उम्र थी वो आ जाएगी अली की। फिर जी क्योंकि वो जो टाइम फ्रेम अली के लिए था वही वलीद के लिए है, तो वलीद की 11 साल पहले क्या उम्र थी, तो वलीद की वाई में से 11 को माइनस कर दें तो वलीद की एज जो आ जाएगी हमारे पास 11 ईयर पहले, ये हमारे पास वलीद की एज आ। अब वो हमसे पूछ क्या रहा है जी, क्या डिमांड कर रहा है, वो कहता है जी 11 years ago अली एज वाज 5 times ऑफ वलीद एज। अब हमने 11 साल पहले अली की एज ये निकाली और वलीद की एज ये निकाली। वो कह रहा है अली की जो है एज है वो 5 टाइम्स यानी 5 गुना ज़्यादा है वलीद की एज से 11 साल पहले। तो फिर हमारे पास अली की एज 11 साल पहले क्या है x - 11, वो कह रहा है भी वो 5 टाइम्स है वलीद की एज के, तो 5 मल्टीप्लाई करवा दिया, सिंप्लीफाई करके हमारे पास ये एक इक्वेशन लीनियर इक्वेशन ये बन गई 2 वेरिएबल्स में। फिर वो कहता है आफ्टर 7 years, 7 साल बाद, यानी मौजूदा एज के लिहाज से 7 साल बाद इनकी एज क्या होगी, क्या फ़र्क आएगा। तो क्योंकि मौजूदा एज x है तो 7 साल बाद x + 7 हो जाएगा, तो वलीद की एज भी y + 7 हो जाएगी। वो कहता है भी 7 साल बाद जो अली की एज है वो 2 टाइम्स वलीद एज हो जाएगी, यानी अली की एज ये है 2 टाइम्स वलीद की, यानी वलीद की y + 7 थी तो 2 टाइम्स वलीद के लिहाज से ये इक्वेशन हमारे पास बन गई। तो इसको सिंप्लीफाई किया, फिर 2 इक्वेशन क्योंकि हमारे पास आ गई, फिर वही कोफिशिएंट को बराबर किया, अगर ऑलरेडी बराबर है तो माइनस किया, तो सॉल्व किया, y की कीमत निकाली, y की कीमत 17 आ गई यानी 17 साल, और x की कीमत 41 साल। फिर एक और मेथड है एलिमिनेशन, मेथड ऑफ एलिमिनेशन। बाज़ लीनियर इक्वेशन हमारे पास ऐसी होती हैं भी अगर हम उनमें उनको सिंप्लीफाई करें तो जो हमारे पास x की जो मसलन इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास x की वैल्यू 3 आती है, इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो x की वैल्यू हमारे पास 2 आती है, तो x की वैल्यू ये सेम नहीं आ रही,
तो इसका मतलब हुआ ये दोनों इक्वेशन जो हैं यूनिक किसी एक वैल्यू पे वो जो है कह लें भी यूनिक नहीं है, सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो हम ऐसी इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। ये ऐसे करते हैं भी इसमें इनमें से वेरिएबल को ही हम ख़त्म कर देते हैं। लेट्स सपोज मैं ये दो इक्वेशन बनाता हूँ, x प्लस ए इज इक्वल टू 5, x प्लस बी इज इक्वल टू 4। अब इन दोनों में से x की वैल्यू निकालता हूँ। निकाली, एक में से x की वैल्यू ये निकाली, दूसरी में से ये निकाली। अब दोनों क्योंकि x के बराबर हैं तो इसका मतलब ये वाली साइडें भी बराबर होंगी। तो मेरे पास ये इक्वेशन विदाउट वेरिएबल आ गई। तो इस मेथड को हम कहते हैं एलिमिनेशन मेथड, यानी वेरिएबल्स को हम एलिमिनेट कर देते हैं इक्वेशन से। ये नीचे एक तो एग्जांपल है इसकी एलिमिनेशन की, और आप देख लेंगे। ये जो पढ़ा है हमने, ये फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स के सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, उनकी सारी कंप्लीट एक समरी है, ओवरव्यू है। अच्छा जी, अब फिजिक्स का स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है ना वो ज़्यादा एमसीक्यूज़ के हवाले से पढ़ा है हमने, क्योंकि ये थ्योरेटिकल है, टोटली थ्योरी टाइप। तो हम अक्सर ऐसा करते हैं भी थ्योरेटिकल चैप्टर जो फिजिक्स के होते हैं वो ना तो टीचर फोकस करते हैं हमें पढ़ाते हुए, और ना ही हमारा इंटरेस्ट होता है इतना, क्योंकि हम चाहते हैं भी मैथमेटिकल स्टेप्स हों फिजिक्स में और बस जान छूट जाए। लेकिन इस तरह के जो ये जीके के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है, फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है इस तरह के चैप्टर। तो आपने क्वांटिटीज़ को याद रखना है अच्छी तरह, जो जो क्वांटिटीज़ इसके अंदर आएंगी भी, क्या स्पीड है किसी किसके कितने स्टार्स हैं, ये सारी चीज़ें आपने ज़हन नशीन रखनी है। तो शुरू करते हैं जी। जैसा कि हम जानते हैं जो हमारा सोलर सिस्टम है वो इसी यूनिवर्स का हिस्सा है। यूनिवर्स आप कह लें भी, कायनात कह लें। यूनिवर्स क्योंकि बहुत ज़्यादा फैली हुई है, और अकॉर्डिंग टू आवर साइंटिस्ट ये फैलती जा रही है। और इन्होंने हमें बताया कि हमारे जो यूनिवर्स के अंदर 2 खरब के करीब स्टार्स मौजूद हैं हमारी यूनिवर्स के अंदर। फिर हमारे जहन में बहुत सारे यूनिवर्स के रिलेटेड क्वेश्चन राइज करते हैं भी, ये कैसी है, क्या है। तो इन तमाम क्वेश्चन के आंसर हमें साइंटिस्ट ने वर्क करके बताने की कोशिश की है, सोलर सिस्टम को समझ के। तो इंसान ने डिफरेंट थ्योरी दी हैं इस हवाले से। उनमें से एक जो मोस्ट फेमस थ्योरी है वो जी बिग बैंग थ्योरी है। इस्लाम के मुताबिक और जितने भी इब्राहिमिक रिलीजन हैं, यानी हज़रत इब्राहिम के जो खास से रिलीजन निकले हैं, तो उन तमाम में ये बयान किया गया है भाई अल्लाह ताला ने कहा कौन, यानी हो जा, तो कायनात तख्लीक हो गई। लेकिन साइंटिस्ट ने डिफरेंट थ्योरीज रिप्रेजेंट की हैं, और उनमें से एक जो काफ़ी जो मशहूर है और सबसे ज़्यादा कहते हैं भी मानी जाती है, वो है बिग बैंग की थ्योरी। मुताबिक 10 से 20 मिलियन ईयर्स अगो जो हमारी पूरी कायनात थी वो एक गोल गेंद की मानद थी। और फिर क्या हुआ, अचानक एक धमाका हुआ, और ये तमाम जो चीज़ें हैं ना, कह लें भी स्पेस में फैल गई। यानी ये मैटर और एनर्जी जो तमाम एक्सप्लोजन से क्रिएट हुआ, वो तमाम जो है पूरी यूनिवर्स में फैल गई। फिर जो यूनिवर्स ने जो शक्ल इख्तियार की, यानी कायनात ने, वो एक बड़े बड़े यानी बादलों की सूरत में और गैसेस की शक्ल इख्तियार कर गया। जैसे जैसे टाइम गुजरता गया वो मैटर फिर कूल हुआ, वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से वो पार्टिकल इकट्ठे होना शुरू हो गए।
तो इस अमल से फिर स्टार्स और गैलेक्सी जो हैं वो बने। बिग बैंग थ्योरी जो पहली मरतबा 1927 में प्रपोज हुई है, जीरोज लिमेंट्री ऑफ बेल्जियम उन्होंने ये पेश की, और ये जो है उन्होंने जो सपोर्ट हासिल की ये थ्योरी पेश करते हुए, वो एडविन हब्बल और नोबेल प्राइज याफ्ता दो साइंटिस्ट आर्नो पेंजेस एंड रॉबर्ट विलियमसन की जो कह लें भी उनकी डिस्कवरी थी, उनसे सपोर्ट लेके उसने बिग बैंग थ्योरी को पेश किया। अब जी एडविन हम्बल की क्या थी, उन्होंने ये फाइंड किया भी जो यानी इनकी थ्योरी जो है वो बिग बैंग थ्योरी को सपोर्ट करती थी। वो किस सेंस में, वो कहते हैं भी जो गैलेक्सीज हैं हमसे दूर, वो हमसे दूर भागती जा रही, यानी जो और गैलेक्सी हैं, जैसे हमारी एक गैलेक्सी है जिसका हम हिस्सा हैं, आवर सोलर सिस्टम इज पार्ट ऑफ वन गैलेक्सी, तो हम जिस गैलेक्सी का हिस्सा हैं वहाँ से जो दूसरी गैलेक्सी हैं वो हमसे दूर जा रही। तो एक ऑब्जर्वेशन उन्होंने ये फाइंड की जो सपोर्ट करती है बिग बैंग थ्योरी को, क्योंकि बिग बैंग थ्योरी ने कहा था भी हर चीज़ एक्सप्लोड हुई है, यानी धमाके से पैदा हुई है। तो क्योंकि वो अभी तक असरात हैं तो वो दूर जाती है, क्योंकि स्पेस में आप कोई भी चीज़ फेंकेंगे क्योंकि रेजिस्टेंस तो स्पेस में है नहीं, तो वो उसी पेस के साथ चलती जाएगी। बिग बैंग थ्योरी ने और भी ये प्रेडिक्शन दी जो भी अगर एक्सप्लोजन हुई है बहुत बड़े लेवल पे तो कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन भी होंगी, यानी उसने प्रपोज किया, अभी साबित नहीं किया, लेकिन बाद में 1964 में, क्योंकि थ्योरी जो होती है वो आइडियाज़ होते हैं, तो वो उन्होंने आइडिया दिया भी जो अगर बिग बैंग हुआ है तो उसकी कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन होंगी इन स्पेस। तो 1964 में दो साइंटिस्ट जिन्हें नोबेल प्राइज भी मिला, आर्नो पेंजाइस एंड रॉबर्ट विलियमसन, उन्होंने उन कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन को ऑब्जर्व किया। यानी फिर इस तरह दो साइंटिस्ट ने जो है बिग बैंग थ्योरी की क्या सपोर्ट में उनकी थ्योरी एक्सपेरिमेंट्स आ गए। हमारे पास स्टार्स और गैलेक्सी और मिल्की वे और स्टार डिस्टेंस क्या होती है। जब भी क्लियर नाइट होती है हमारे पास, हम एक क्लाउड ऑफ बैंड देखते हैं जो नॉर्थ टू साउथ जा रहा होता है स्काई के अलॉन्ग। लाजमी बात है हम अपनी गैलेक्सी का एक हिस्सा देख रहे हैं, वो दरअसल क्या है, वो मिल्की वे है। हमारी गैलेक्सी में लातादाद यानी स्टार्स मौजूद हैं। हम अपनी गैलेक्सी को खुद तो नहीं देख सकते, लेकिन साइंटिस्ट ने बहुत सारी यानी अबाउट 1 बिलियन गैलेक्सीज को मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट से देखा हुआ है। अब स्टार्स हमारे पास क्या होते हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि रात को हमारे पास चमकती हुई चीज़ें नज़र आती हैं, वो ऑब्जेक्ट्स वो जो उनमें कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो स्टार्स होते हैं, जैसा कि हमारा सूरज है वो भी एक स्टार है। तो हमारे सोलर सिस्टम के बियॉन्ड यानी हमारे सोलर सिस्टम के बाद बिलियंस ऑफ बिलियन स्टार्स मौजूद हैं स्पेस के अंदर। हर स्टार जो है वो एक ग्लोइंग गैसेस की शक्ल में एनर्जी को एमिट करता है हीट और लाइट की सूरत में। एस्ट्रोनॉम का कहना है, यानी जो इनकी स्टडी कर रहे हैं स्टार्स की भी, जो हमारा जो सन है वो मीडियम साइज का एक स्टार है, इससे बड़े भी हैं और इससे छोटे भी मौजूद हैं। आगे जी कलर ऑफ कलर, जैसे कि हम जानते हैं भी स्टार जो है रेगुलरली हीट एंड एनर्जी एमिट करते हैं,
तो लाजमी बात है फिर उनका जो स्टार का कलर है, हीट एनर्जी जो स्टार इमिट कर रहे हैं, तो उनका टेम्परेचर भी डिफरेंट होगा। तो इसका मतलब ये हुआ भी जो स्टार का जो कलर है वो एक्चुअली उनके टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। मसलन अगर कोई कोल्ड स्टार है, वो कोल्ड स्टार जो होता है उसके सरफेस पे टेम्परेचर 2800 सेंटीग्रेड होता है। जो हॉट स्टार्स होते हैं उनके टेम्परेचर जो है 28,000 के करीब होता है। और ऐसा स्टार जिसका टेम्परेचर इनके दरमियान में मौजूद होता है, यानी 2800 टू 28,000 के दरमियान रहता है, उनका कलर या तो येलो होता है या ऑरेंज होता है या वाइट होता है। जैसे हमारे जो सन का सूर्य का टेम्परेचर है 5500 से लेके 600 तक सेल्सियस तक होता है। तो एनी स्टार जिसका टेम्परेचर इससे लो होगा उसका कलर ऑरेंज होगा। हमारे क्योंकि सन का ये टेम्परेचर है तो उसका कलर येलो है। और जिसका टेम्परेचर इससे सन से ज़्यादा होगा उसका कलर वाइट नज़र आएगा। स्टार्स की बात होगी क्योंकि सन इज आल्सो अ स्टार। आगे ब्राइटनेस, किसी भी स्टार की ब्राइटनेस जो है वो किस पे डिपेंड करती है, वो या तो डिस्टेंस पे डिपेंड करती है या वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो वो खारिज कर रहा है उस पर डिपेंड करती है। मसलन अगर ज़मीन से दो स्टार्स हैं स्पेन सेम डिस्टेंस पे, तो हमें जो ज़्यादा चमकता हुआ स्टार नज़र आएगा वो कौन सा होगा? लाजमी बात है वो वही स्टार होगा जो ज़्यादा हीट और लाइट को कर रहे हैं, खारिज कर रहा है, वही स्टार हमें ज़्यादा वाज़े नज़र आएगा। लेकिन अगर हमारे पास दो स्टार मौजूद हों, इनमें से एक की एनर्जी कम हो और एक की ज़्यादा हो, और एक फासले पर और एक करीब हो, लाजमी बात जो करीब होगा हमें वो वाज़े नज़र आएगा, चाहे उसकी एनर्जी कम भी क्यों ना हो। स्टार डिस्टेंस, जैसा कि हम जानते हैं अभी हमारी यूनिवर्स क्या है वो बहुत वास्ट है। इसी तरह जैसे स्टार्स का हमसे बहुत ज़्यादा फासला है, इस तरह किसी भी दो स्टार में जो हम स्काई में रात को अगर आप लेट के देखेंगे दो स्टार आपको करीब नज़र आ रहे होंगे बिल्कुल भी। अगर आप फिंगर से उनका डिस्टेंस मेंटेन मेजर करना चाहें तो रख के मेजर कर सकते हैं नीचे लेट के, लेकिन इन रियलिटी उनके दरमियान बहुत ज़्यादा फासला होता है। यानी हम उनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको किलोमीटर में नहीं माप सकते। उसके लिए मापने के लिए हमने जो अलग एक कह लें पैरामीटर रखा हुआ है वो है जी लाइट ईयर। एक लाइट ईयर यानी लाइट जो है अगर एक साल में 30 लाख किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से फासला तय करेगी तो वो 1 लाइट ईयर कहलाएगा। हमारा जो क्लोजेस्ट स्टार है वो हमारी गैलेक्सी में वो हमारा सन है। और नेक्स्ट जो हमारा पास क्लोजेस्ट स्टार है वो प्रोक्सिमा सेंटोरी है जो हमसे 5.2 लाइट ईयर अवे है। यानी उसको लाइट को इतना फासला तय करने में 4.2 ईयर लगते हैं। आगे जी गैलेक्सीज क्या होती हैं? जैसा कि हमने बिग बैंग में पढ़ा कि यूनिवर्स जो है वो जब बिग बैंग हुई तो हुई बड़े बड़े क्लाउड्स बन गए। वो क्लाउड जो वो गैसेस और डस्ट कंटेन करते थे, उनसे फिर स्टार बने। गैलेक्सी जो है वो दरअसल लार्ज अमाउंट ऑफ यानी ग्रुप्स की सूरत में स्टार्स होते हैं। इसके अंदर न्यूबुला होते हैं, गैसेस होती हैं, डस्ट होते हैं और प्लानट मौजूद होते हैं। यानी गैस, नेबुला, डस्ट, प्लानट्स, ये तमाम चीज़ें गैलेक्सी के अंदर मौजूद होती हैं। गैलेक्सी बिलियंस ऑफ स्टार कंटेन कर सकती है। आवर गैलेक्सी जो है यानी जो हमारी गैलेक्सी है उसको हम मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ गैलेक्सीज। ये हमारी गैलेक्सी है जी, ये हमारी गैलेक्सी के इतने ये तमाम स्टार्स हमारी गैलेक्सी के, और इसको हम मिल्की वे कहते हैं। पहली जो टाइप है वो स्पिरल गैलेक्सी है।
ऐसी गैलेक्सी जिसकी शेप जिसकी मानद हो सेंटर में एक उभार सा हो वो स्पाइरल गैलेक्सी कहलाती है। स्पाइरल गैलेक्सी में एक से ज़्यादा कई स्पाइरल हो सकते हैं, जैसे ये टर्न्स हैं, और इनमें लार्ज अमाउंट ऑफ डस्ट और गैसेस प्रेजेंट होते हैं। मिल्की वे और एंड्रोमेडा जो हैं ये दो स्पाइरल गैलेक्सी हैं। मिल्की वे जो है वो तकरीबन 100 to 200 बिलियन स्टार कंटेन करती है, और जो सन है वो तो तकरीबन 30,000 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम इट्स सेंटर। अच्छा, इस बात को समझते हैं, यानी ये हमारी पूरी गैलेक्सी है। हेलो, आवाज आ रही? जी सर, आवाज आ रही है। अच्छा, ये हमारे पास हमारी गैलेक्सी है, ये हमारी गैलेक्सी है हमारे पास। अब आप अपने जो सोलर सिस्टम है उसकी पोजीशन लोकेट कर रहे हैं, ये हमारा सोलर सिस्टम। तो वो कहता है हमारी गैलेक्सी से ये सेंटर है गैलेक्सी का, ये जो फासला है हमारे सोलर सिस्टम, हमारा सोलर सिस्टम इस जगह पे मौजूद है, तो ये 30,000 लाइट ईयर्स अवे है हमारी गैलेक्सी के सेंटर से हमारा सोलर सिस्टम। मिल्की वे गैलेक्सी है वो इस स्पीड के साथ मूव कर रही है, यानी ये जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है इसकी स्पीड ये है। आगे ये एलिप्टिकल गैलेक्सी है, ओवल शेप की होती है, यानी जैसे कह दें कि अंडे की शेप होती है तो उसको ओवल शेप कहते हैं। ये वैसे रोटेट नहीं करती जैसे स्पाइरल गैलेक्सी अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट करती है, तो ये अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट नहीं कर सकती। लेस अमाउंट ऑफ डस्ट और गैस इसके अंदर होते हैं, और इसके ये ट्रिलियंस ऑफ स्टार मौजूद हैं। न्यू स्टार कैन नॉट बी फॉर्म, इनमें नए स्टार जो हैं वो पैदा होने की सलाहियत नहीं होती, ज़्यादातर इनमें पुराने स्टार्स ही मौजूद होते हैं। फिर हमारे पास इरेगुलर गैलेक्सीज हैं, इनकी डेफिनेट शेप नहीं होती, इनमें जो है वो स्टार्स जो हैं ग्रुप की सूरत में नज़र नहीं आते, हमें फैले हुए नज़र आते हैं। जो तीन जो इरेगुलर गैलेक्सी है वो मैजिलान है, क्लाउड ऑफ मैजिलान, ये इरेगुलर गैलेक्सी जो हमारे करीब करीब हैं। आगे ये कंस्टलेशंस क्या हैं, यानी कंस्टलेशन ये है डिफरेंट स्टार जो हमें, अगर हम नाइट में लेट के देखें तो डिफरेंट स्टार्स हमें ऑलमोस्ट डिफरेंट पैटर्न शो करवा रहे होते हैं। तो ये स्टार्स का जो डिफरेंट पैटर्न शो होना एट द नाइट, यानी जब हमें स्टार नज़र आ रहे होते हैं, तो स्टार्स का जो ऑटोमेटिक यानी कुदरतन जो पैटर्न बन जाता है, इनको हम कहते हैं जी कॉन्स्टलेशन। पुराने वक्तों में क्योंकि लोग सितारों से काफ़ी मदद लेते थे, वक्त का पता लगाते थे, मौसम का पता लगाते थे, फेस्टिवल का अपने का यानी भी फेस्टिवल्स जो होते थे उनके सालाना वो स्टार की तरफ देख के, तो ये बाज़ औक़ात जो लोग होते हैं जैसे कि स्टारों की पूजा करना, या कोई जैसे स्टार ने डिफरेंट शेप ले ली, कभी लाइन बन गया, कभी टाइगर बन गया, तो उन्होंने उनको डिफरेंट नाम दिए हुए थे। तो इसकी सारी डिटेल इसमें मौजूद है। अगली जी लाइफ ऑफ स्टार क्या होती है जी। जैसा कि हम जानते हैं भी दुनिया जो है ये सॉरी कायनात जो है वो फिनिट है, बिगिनिंग मिडल और फिर फ्यूचर। ऐसे स्टार्स की जो है वो भी लाइफ स्पैन है, वो बॉर्न होते हैं जिन अपने अंदर चेंजेस लाते हैं और फिर यानी मर जाते हैं। एक स्टार पैदा कैसे होता है, यानी एक स्टार जन्म कैसे देता है। जैसा कि हम जानते हैं भी बिग बैंग जैसे कि एक्सप्लोजन हुई थी तो क्लाउड्स बन गए, गैसेस का क्लाउड्स बन गए, मटीरियल उसमें मटीरियल मेटल्स के सारी चीज़ें मौजूद थी क्लाउड्स के अंदर, तो गैलेक्सी के अंदर मौजूद है।
तमाम चीज़ें, वो तमाम चीज़ें हमारी गैलेक्सी भी कंटेन करती है। और ये जो क्लाउड होता है हर जो, इसको हम नेबुला कहते हैं। स्टार जो हैं वो नेबुला के अंदर पैदा होते हैं। नेबुला जो होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा डस्ट और गैस को कलेक्ट करता है जब स्पेस से गुजर आता है, और ये जो डस्ट और गैस होते हैं ये फिर पैक हो जाते हैं एक स्पिनिंग बॉल की शक्ल में, और इस जो स्पिनिंग बॉल हॉट मैटर की बन जाती है, इसको हम कहते हैं प्रोटोस्टार। जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है, यानी जो हमें हमारा प्रोटोस्टार क्रिएट हो गया, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरेगा वो जो प्रोटोस्टार है मज़ीद यानी कह लें हॉट होता जाता है, एनर्जी गेन करता जाता है, वो ग्रेट ऑफ एनर्जी गेन कर लेगा। तो एक स्टेज पर ऐसे आएगी भी हम उस प्रोटोस्टार को स्टार कहने लगेंगे। जैसे कि सूरज है, ये भी एक स्टार है, वो ऑल टाइम एनर्जी और हीट को इमिट कर। डेथ ऑफ स्टार, जैसे कि हम जानते हैं भी स्टार की जो एनर्जी है, मैटर जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, यानी हीट और लाइट में, और ये जो उसकी एनर्जी है वो स्पेस में रेगुलरली रेडिएट हो रही है। देखते हैं जो प्रेडिक्शन अब साइंटिस्ट ने हमारे सन के बारे में की है, ये सूरज जो है वो तकरीबन 5 बिलियन ईयर से एनर्जी इमिट कर रहा है, और ये मज़ीद 5 बिलियन ईयर्स एनर्जी इमिट करता रहेगा, यहाँ तक कि जब तक इसके जो कोर में हाइड्रोजन है वो तमाम के तमाम इस्तेमाल नहीं हो जाती। फिर ऐसा ऐसा सन जो है, सूरज जो है वो कोलैप्स होना शुरू हो जाएगा। इसका जो कोर है, जो सेंटर पार्ट है, मज़ीद डेंसर और हॉटर हो जाएगा, और जो सन है वो सूरज जो है वो मज़ीद फैल जाएगा और एक रेड जायंट की शक्ल इख्तियार कर देगा। ये जो रेड जायंट है ये 500 मिलियन ईयर तक रहेगा। फिर इसके पास आएगी ड्वार्फ स्टेज। ड्वार्फ स्टेज में ये होगा भी बाय द टाइम जो सन है वो कूल डाउन होता जाएगा, और जो ग्रेविटी है सन की वो इसको कोलैप्स करेगी इनवर्ट, यानी उसकी जो आउटर साइड्स हैं वो सेंटर की तरफ गिरना शुरू हो जाएंगे, और हमारा जो स्टार है उस टाइम यानी जो सूरज है वो वाइट ड्वार्फ बन जाएगा एक स्टेज पे, यानी हल्का सा ऐसे नजर आएगा, बिल्कुल ना सर्कल जैसे वाइट है ना, यानी लाइट इमिट नहीं कर रहा लेकिन वो वाइट सा नजर आएगा। जी, ड्वार्फ स्टेज आएगी हमारे सन पे। फिर ड्वार्फ स्टेज में ये होगा भी जायंट जो होता है वो कूल डाउन होएगा, जो उसका मेटल है जो सन के ऊपर, तो ग्रेविटी जो इंक्रीज होगी तो वो कोलैप्स करेगी सारे सन को अपने इनवर्ड अंदर सेंटर की तरफ, और जो हमारा स्टार है वो तकरीबन वाइट ड्वार्फ की स्टेज पे पहुंच जाएगा। वाइट ड्वार्फ ऐसे होगा भी जैसे आसमान पे हमें नजर आएगा बिल्कुल मध्यम सा एक तारा जैसे होता है, यानी वाइट रोशनी निकल रही होगी, ऐसे मध्यम सा छोटा सा नजर आएगा, और फिर ये टर्न आउट हो जाएगा बैंक ब्लैक चंक डेंस मैटर में, और एट द एंड जो है वो ब्लैक ड्वार्फ हो जाएगा, यानी बिल्कुल ही ब्लैक आउट हो जाएगा। जी मैम हो गया, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज ले लें। जी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेज कर लें, उनके माइक अलाउ कर दिए जाएंगे।
सर आपका कंप्लीट हो गया? जी जी सर का कंप्लीट हो गया। सर ने कहा अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो हैंड रेज कर लें। ये सादिया राजपूत और बुशा बीबी का हैंड रेज है। ये कुछ स्टूडेंट जो है ना सर कह रहे हैं कि क्वेश्चन मैथ वाले एक दो दोबारा समझा दें, समझ नहीं आई, पता नहीं कौन से, तो ये शायद स्टूडेंट है। सर वो जो एरोज वाले क्वेश्चन करवाए हैं जिसमें एक्स डिवाइडेड बाय हो रही है वैल्यू से, वो वाला नहीं समझ आया, वो दोबारा समझा दें। एरोज वाला, अच्छा असल में टाइम कम था वो। असल में अगर आप फार्मूला ड्राइव करेंगे तो फिर असल में वो सारा आपको समझ आएगा। अच्छा ऐसा है, ये करें कि आपको अगर क्वेश्चन समझ नहीं आता तो आप कर दीजिएगा, यहाँ में सेंड कर दीजिएगा, कल फर्स्ट टाइम टाइम अब हो गया है। सरसन आप समझा रहे हैं या क्लोज करें? मेरी स्क्रीन शो हो रही है? नहीं हो रही मेरी, आपको नहीं शो हो अभी रही तो है? नहीं हो रही। नहीं मैम नहीं हो रही शो। अच्छा अब हो रही, ये अब हो रही है। ठीक। ये मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये इसकी डायरेक्ट यानी इसको ड्राइव किया गया है कंप्लीट। भी आपने अगर हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस हैं तो मैंने इसको b2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको b1 से कर दिया, इसके बाद मैंने इनको सब्ट्रैक्ट कर लिया। सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये दो टर्म्स x में आ गई, ये विदाउट x हैं, x को कॉमन निकाला, हमारे पास ये बन गया। फिर ये x के नीचे आ गई वैल्यू और ये 1/, इधर आ गई। ऐसे ही मैंने किया दोबारा, पहले b2 से मल्टीप्लाई किया था, अब a1 और a2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। यानी पहली इक्वेशन में a1 है तो उसको a2 से कर दिया, दूसरी में a2 है तो उसको a1 से मल्टीप्लाई किया, फिर सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट करने के बाद जिसमें y की वेरिएबल की टर्म सेम है उनमें से y को कॉमन निकाला। कॉमन निकालने के बाद ये वैल्यू आ गई, ये दूसरी तरफ चलेगी, फिर y के नीचे मैंने ये वाली वैल्यू लिख ली और ये 1/, ये वैल्यू आ गई। अब x ओवर आ गया b1 c2 माइनस b2 c1 और y इज इक्वल टू हो गया a2 c1 माइनस a1 c2 and this is equal to 1/a1 b2 minus